आज पहला टॉपिक GS4 में कुल 4 सेशन होने वाले हैं। 4 थीम 4 सेशन। जो पहला थीम है वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का है। बड़ा टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं और समझ के दृष्टिकोण से, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से पहला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक जिसे समझ में नहीं आएगा परेशान होता रहेगा सभी आंसर्स में। तो इसमें जो विषय कवर है वो है नीति शास्त्र, मानवीय अंतः संबंध में, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य एंड सो ऑन। करेंगे क्या? सबसे पहले हम PYQ देखेंगे। PYQ देखने के बाद कुछ प्रश्न जो हमने अग्नि परीक्षा के लिए बनाए थे वो प्रश्न बहुत रिलेवेंट प्रतीत हुए। तो जो अग्नि परीक्षा में मॉडल आंसर है वो तो हमारी टीम मेंबर्स बना रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं। इसका मॉडल आंसर मैंने खुद बनाया है, 2 का बनाया है, 2-3 जितना होगा हम डिस्कस कर लेंगे और आप लिखेंगे, फिर मैं अप्रोच साझा करूंगा, आपसे पॉइंट्स पूछूंगा और अंत में हम चर्चा करेंगे। इससे हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बाकी चीज़ों में पहले से बेहतर हो जाए। हाँ, ये देखो सवाल 2021 में पूछा, भारतीय समाज में पारंपरिक मूल्य क्या है? ये आधुनिक मूल्यों से किस प्रकार भिन्न है? व्याख्या कीजिए। अब गूगल आप कर लीजिए, लगभग सभी बार मतलब लगभग सभी बार, क्या UPSC क्या UPPCS, हर किसी ने एक ही बात पूछी है कि पाश्चात्य मूल्यों से हमने किस प्रकार से सीखा है, आधुनिक जो मूल्य हैं वो पारंपरिक मूल्य से कैसे अलग, भारतीय जो समाज है उसका कैसे पश्चिमीकरण हो रहा है, कैसे हम वहां से बहुत इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी में भी हम जी सुन के पढ़ेंगे इस चीज को। बट समस्या इस बात की है कि क्या सिर्फ हम ही प्रभावित हो रहे हैं पश्चिमी जगत से? हाँ, हम ज्यादा तेज प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। पश्चिम भी काफी हद तक प्रभावित है, लेकिन पश्चिम की एक अच्छी बात है कि पश्चिम ने नमक स्वादानुसार लिया। पश्चिम ने जिन भारतीय मूल्यों को, जिन पूर्वी मूल्यों को आत्मसात किया, पूर्वी मूल्य मोर और लेस भारतीय मूल्य ही हैं, क्योंकि भारत से मूल्य वो मलाया पेनिनसुला में गए, चाइना में गए, जापान में गए, वहां से फिर कुछ पश्चिमी जगत में आए। तो आप यूं कह लो मोटा मोटा कि भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी वो इतनी ज्यादा थी पहले कि जहां कहीं भी पूर्वी दुनिया में मूल्य दिखते हैं वो भारतीय मूल्य से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, चाहे बुद्धिज्म के रूप में, चाहे फिर वो ट्रेड और बाकी कल्चरल एक्सचेंजेस के माध्यम से। तो इस पर जो एक थोड़ा सा रिसफल किया सवाल को, वो सवाल पूछा है ऐसे कौन कौन से पारंपरिक मूल्य हैं जिन्हें पाश्चात्य समाज ने भारतीय समाज से ग्रहण किया है। ठीक, और इसका आंसर, एक तो वो आंसर है जो बहुत साधारण, और इसका अप्रोच बता दे रहा हूँ। एक बहुत साधारण आंसर वो बनेगा कि जो भाई अब बताओ ये मूल्य है भारतीय मूल्य और इससे पश्चिमी जगत ने ये स्वीकार किया। जब इसका मैं आंसर फ्रेम कर रहा था तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या आप लिखेंगे जिससे एग्जामिनर अतिरिक्त प्रभावित हो। तो वो है वर्तमान संदर्भ। अगर आप कंटेम्परेरी या करंट कॉन्टेक्स्ट में अपने आर्गुमेंट को दिखा पाते हो तो निश्चित तौर पर आप अच्छा कर पाओगे। इसके लिए मैंने शुरुआत का 2 आर्गुमेंट, विवेकानंद फाउंडेशन का एक जर्नल था, उन्होंने अच्छा लिखा था उनके चेयरपर्सन ने, वहां से लिया, और कुछ चीजें सेकुलरिज्म वाला जो है उसको मैंने फ्रांस के जो उठापटक चल रही है उससे लिंक किया, और मिशन लाइफ जो हमारा एक हिसाब से पर्यावरण के प्रति जो पुरानी पारंपरिक जो मूल्य थे, माता भूमो पुत्रो हम पृथिव्या, उसके बाद हमने जो मिशन लाइफ किया और उससे पश्चिमी जगत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का राग अलाप रहा है उसके साथ लिंक किया। तो शायद हो सकता है कि अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट में चीजों को दिखाएंगे तो ज्यादा प्रभाव पैदा हो पाएगा और औरों से आंसर बेहतर हो पाएगा। एथिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट करने का स्कोप होता है, क्योंकि वही डेटा वही फैक्ट बाकी पेपर में हर कोई लिखता है। एथिक्स में आप और ऐसे में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं, वो सीखिए आप। बच्चा वाला जो सवाल था, बच्चा जो अपने आसपास दिखता है उसी से सीखता है, इस पे एक सवाल बनाया है जो अग्नि परीक्षा में इसमें नहीं डाला है कि एक बच्चा जो अपने आसपास देखता है, एक बच्चे की नर्सरी जो है वो उसके परिवार होता है, लेकिन तब क्या जब परिवार ही समाज और परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होती है, उसके जो मूल्य हैं, उसके जो संस्कार हैं। उदाहरण के तौर पर चारों तरफ वायलेंस अगर अफ्रीका में, तो परिवार का मूल्य सबसे पहले क्या होगा? सुरक्षा का मूल्य होगा, है ना। भले परिवार कितना भी नॉन वायलेंस को प्राथमिकता दे, लेकिन परिवार गन रखेगा ताकि ऐसा ना कोई अटैक कर दे। एक कोई फिलोसोफर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, रॉल्स है या कौन है, थॉमस हॉब्स है, वो कहता है कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब उसमें ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था। ठीक, तो सुरक्षा का जो मूल्य है, डर का जो माहौल है, वो भी आपको बचपन में मिल सकता है अगर परिस्थितियां वैसी हो। तो हमेशा परिवार के जो पारंपरिक मूल्य हैं
आप उन्हीं से सीखेंगे जरूरी नहीं होता है, इसलिए उस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। और अगर आप इनकी ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सहज रहेंगे। तो ये PYQ है। कुछ और क्वेश्चन जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं, एक तो है क्या पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में विरोध हमेशा ही होता है? क्योंकि अब तक उसने जो सवाल पूछा है PYQ में, वो पूछा है कि पारंपरिक मूल्य क्या है, आधुनिक मूल्य से कैसे अलग है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई खासकर जंजीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। भाई जंजीज बेचारे, इसमें जंजीज हैं क्या, जंजी हैं क्या, बहुत उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही दोषी हैं, हम खुद भी दोषी हैं तमाम चीजों के लिए, और तमाम अच्छी चीजें हैं जो उनसे हम सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं उनमें सब बुरा है। हमारी जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उसमें बहुत कुछ अच्छा भी होता है, शायद हमसे हमेशा बेहतर होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको सीखनी चाहिए हमारी परंपरा से, तभी मामला बन पाएगा। उसी को दिखाने के लिए कि क्या पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में विरोध हमेशा ही होता है। आज के बच्चों को लगता है कि मतलब वो तो 90s वाले है ना, वो थोड़ा सा माहौल, या वो तो 80s वाले हैं, वो तो 70s वाले। ऐसे कौन ऐसे मूल्य हैं जो पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में की कसौटी पर समान रूप से प्रासंगिक देखे जा सकते हैं? Is there always a conflict between traditional and modern values? Which values can be considered equally relevant on the parameters of both traditional and modern values? कि भाई मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यू आपस में विरोधी थोड़े होते हैं हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि परंपरा का जो विवेक और जो आधुनिकता का रेशनलिज्म है, तर्कवाद है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अगर एक दूसरे के साथ चले, विवेक राह दिखाए, आधुनिकता उसको एक नई दृष्टि दे, एक नया संबल दे, साहस दे, ताकि वो काम कर सके जो भी करना चाहता है। यूपीएससी ने एक निबंध पूछा था कि काश जवानी जानती, काश बुढ़ापा कर सकता, इस तरीके से कुछ पूछा था। दिक्कत ये होती है कि हम जब यंग होते हैं, या आधुनिकता हमारे ऊपर सवार होती है, उसकी गति इतनी तेज होती है कि हमें संयम और विवेक सूझता नहीं है। परंपरा की दिक्कत यह है कि परंपरा और जो पारंपरिक मूल्य है वो बहुत धीमे धीमे बदलते हैं। 50 साल, 100 साल, 200 साल, कई बार 500 साल लग जाते हैं बदलाव लाने में। आधुनिकता बड़ी रैपिड ग्रोइंग होती है, बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदलते हैं, फैशन बदलते हैं, तो मैच दोनों कर नहीं पाते। एक बहुत स्लो पेस में जाता है, 500 साल में बदलता है, 200 साल में बदलता है। एक इतना तेज बदलता है कि हम उसको मैच ही नहीं कर सकते। तो कैसे बैलेंस हो, ये कुल मिलाकर के आपको दिखाना है। विरोध हमेशा नहीं होता। विरोध के जो कारण हैं वो कारण दूर किए जा सकते हैं। अगर आपने ये ठीक से उदाहरणों के माध्यम से दिखाया तो आप कर पाओगे। एक और सवाल है, सिविल सर्वेंट अक्सर दोष देते हैं कि भाई परिस्थिति करप्ट है, पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है, ऊपर से नीचे तक लोग करप्ट। ऐसे दोष देते हैं लोग, देने वाले ऐसे कम नहीं है। बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है उनका। भाई उनका कहना है, जो सवाल में मैंने डाला है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वत्र अनैतिक व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से घिरा रहा है, उस व्यक्ति को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उसकी नैतिकता बनी और बची रह सके। अच्छा ब्यूरोक्रेट होगा, अच्छा एम्प्लॉय होगा, डिपार्टमेंट भी पूरा भ्रष्ट रहे तो भी अपनी नैतिकता। अब बड़ा नारीवादी लोगों नाराज न हो, लेकिन अब उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि भाई सीजर की पत्नी का चरित्र बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। मामला यौनिकता का या शारीरिक सुचिता का नहीं, मामला यह है कि उदाहरण जो परंपरागत रूप से दिया जा रहा है उसके माध्यम से बता रहा हूं कि जो व्यक्ति करप्ट नहीं होना चाहेगा, जो व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को बचा कर रखेगा, वो संस्थागत सहारा लेगा, इंस्टीट्यूशन का सहारा लेगा, अपने मोरल इंसाइट, अपने नैतिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से काम करेगा, नैतिक साहस का परिचय देगा। और नैतिक होने का मतलब हर जगह लड़ना नहीं होता। एक कोई चर्चा कर रहा था कि एक अभी नेता हैं बड़े, जब वो ब्यूरोक्रेट थे तो वो सेक्शंस में जाते थे, पूछते थे किसी ने करप्शन तो नहीं किया, कोई करेगा तो मुझसे बुरा नहीं होगा, लोगों से पूछते थे। नैतिकता दिखावे की चीज नहीं है, नैतिकता आचरण की चीज है। नैतिकता का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को आप बेईमान समझना शुरू कर दें। कुछ नैतिक लोगों की समस्या ये होती है कि वो नैतिक हैं, वो ईमानदार हैं, तो पूरी दुनिया बेईमान लगने लगती है उनको। ऐसे नहीं होता है। नैतिकता है कि आप अपने नैतिक आचरण से एक लकीर खींचें, विपरीत परिस्थिति में भी अपने नैतिक साहस को बचाए रखें, उसका सहारा लेते हुए आप आगे बढ़े। तो ये सवाल भी हम करेंगे।
आइए चर्चा करते हैं। तो भाई देखो पहला ही सवाल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे कौन से पारंपरिक मूल्य हैं जिन्हें पाश्चात्य समाज ने भारतीय समाज से ग्रहण किया, पश्चिमी जगत ने? क्योंकि आपने इसका उल्टा तो आपने हमेशा पढ़ा है, आज थोड़ा ये भी देख लो। व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यूज दैट वेस्टर्न सोसाइटी हैज अडॉप्टेड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी? अप्रोच बता देता हूं, 7-8 मिनट टाइम देता हूं, जितना लिख पाओ लिखो, लिखने से ज्यादा 1 मिनट शुरुआत में सोचो। सोचो, ये जो 20 क्वेश्चन का टेस्ट आप देते हैं, 20 क्वेश्चन के टेस्ट में आप सीख नहीं सकते, सीख आप सकते हैं 2-3 सवालों में ही रोज। ठीक, तो एक तरफ रेवन जी करवा रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, हर पेपर में 4-5 सेशन हम करते ही हैं सम्राट में, हर भगीरथ के हर पेपर का फुल एंड टेस्ट हो ही रहा है, अग्नि परीक्षा में हो ही रहा है, आप आराम से कर पाओगे, उसका तनाव मत लो। हाँ वही रोहित, मुझे उम्मीद था वही बोलोगे, लेकिन किस संदर्भ में लिया है पश्चिम जगत ने, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। तो अप्रोच बता देता हूं। सबसे पहले तो एक इंट्रो दो, और इंट्रो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे लगे कि तुम महर्षि च्यवन की और पतंजलि की आत्मा तुम्हें प्रवेश कर गई है और बस भारत की महिमा गुणगान कर रहे हो, भारत भारती लिख दे रहे हो। वैसा नहीं करना। क्या है तुम्हें बहुत रेशनल, ऐसे राष्ट्रवाद क्यों हावी हो जाता है इतना? यहाँ ग्रीनलैंड लोग छीन रहे हैं, वहां राष्ट्रवाद उतना हावी नहीं है यहाँ, मतलब तो राष्ट्रवाद इतना हावी नहीं करना है आपको, बहुत रैशनैलिटी के साथ इस क्वेश्चन को टैकल करना है, भावनात्मक नहीं होना है। पश्चिम ने हमसे क्या लिया है, और जो लिया है वैसे अपना लिया है या नमक स्वादानुसार लिया, किस तरीके से उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या करते रहते हैं, लेकिन ओफेंडिफिकेशन अब तक हम नहीं पूरी तरह से खत्म कर पाए। हम यत्र नारीस्तु पूजनते करते हैं, पर महिलाओं की डिग्निटी का सम्मान अब भी हमारी हर दूसरी तीसरी, मुझे भी उदाहरण लेने के लिए सीजर की पत्नी का चरित्र वाला उदाहरण देना पड़ा। मतलब समझ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट को तक को जेंडर टैबू ना हो इसके लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, जबकि उन्होंने वो सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, जिन जो कबीलाई लड़ते रहते थे, स्त्रियों का जो शोषण था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आपने देखा रेडार में ने कैसे किया, उन्होंने किस तरह से शानदार स्त्रियों की डिग्निटी को बहाल किया। ये बात अलग है, अभी भी कहीं कहीं पे अबॉर्शन जैसे राइट्स नहीं उनके पास, माई बॉडी बाय राइट का आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतर स्थिति पैदा की। हमारे यहाँ तो सारा बहस इसी बात का है कि हमारा कुत्ते नहीं हमारे पेट है ना, तो मामला झगड़ा उसका चलता रहता है। तो ठीक है, एक इंट्रो दे दो और उसके बाद में क्या करूं, बताओ वो पारंपरिक मूल्य जिसे पाश्चात्य समाज ने आत्मसात किया है, लेकिन कैसे किया है। आधुनिक संदर्भ जरूर देना, किस तरह से, मैंने हिंट दे दिया आपको, आधुनिक संदर्भ वाला बात अगर नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारे में और बाकी लोगों में अंतर बचेगा नहीं, तो एथिक्स में नंबर आएगा नहीं। इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक रूप से शामिल मूल्यों जैसे कि अहिंसा, जीवन संतुलन, मध्यम मार्ग जिसे बोलते हैं ना, गोल्डन मीन है ना, संयम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार शासन, प्रबंधन, गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, मनोविज्ञान और तमाम चीजों में पश्चिम ने अपनाया है। द वैल्यूज हिस्टोरिकली एम्बेडेड इन इंडियन सिविलाइजेशन सच एज नॉन वायलेंस, बैलेंस्ड लिविंग, मिडिल पास, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड सो ऑन हैज बीन अडॉप्टेड इन वेरियस फील्ड फ्रॉम गवर्नेंस टू एनवायरमेंट। अब लिखिए, 7-8 मिनट आपके लिए दे रहे हैं, कॉपी पेन निकाल लो और सम्राट के ग्रुप में कॉपी शेयर करना। पिछली बार जितने लोगों ने शेयर किया था ऑब्जर्वेशन अपना दे दिया था, तो जो भी होगा फीडबैक दे देंगे वॉइस नोट की सहायता से। स्टार्ट कीजिए। 8:31 हो रहे हैं, 8:40 तक, 8:38 तक लिख लो। चलो। लगभग 1.5 पेज सर लिखा है अभी तक। बहुत लिख लिए, हो गया होगा, ठीक है। तो क्या है भाई कि सोचना और लिंक करना, ये दो चीजें आपने प्रायोरिटी दी होगी। कैसे करना था, इंट्रोडक्शन पहले ही बता दिया था, छोटा इंट्रोडक्शन रखना है। देखो अब आपको पता है कि इससे अपने शायद जो एनएसए हैं, जो डोभाल साहब भी पहले जुड़े रहे हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, तो कल्चरल नेशनलिज्म को थोड़ा सा, कल्चरल नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को थोड़ा प्रमोट करता है। तो जो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, इनमें से मैंने इनका आर्गुमेंट उठाया और मुझे ठीक लगा कि भाई व्यक्तिवाद का जो ऑप्शन चल रहा है दुनिया में, स्पेशली पश्चिमी जगत में, इंडिविजुअलिज्म,
जिसमें क्या है, स्वकेंद्रित है। स्वकेंद्रित मतलब एक तो न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में भी अगर लगा कि स्वास्थ्य, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक वजहों से ही और शी अब अपने उपयोगी नहीं रहे अपने लिए, तो तलाक हो जाता है। उसके कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। ये नहीं कहना चाहता कि किस तरह से बिल गेट्स और मिलिंडा अलग हुए इतने सालों बाद बुढ़ापे में। उसका दूसरा पहलू भी है कि कैसे उन्होंने $12 बिलियन दिया, भी अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। भारत जैसा नहीं कि झगड़ा करते हुए अदालत में पूरी उम्र गुजार दे। बट जो इंडिविजुअलिज्म है वो पश्चिम में ज्यादा है, उसके 50 कारण है। लेकिन भारत में भी ये बढ़ रहा है, तलाक बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अगर ज्वाइंट फैमिली हो, इतना भी ज्वाइंट नहीं कि 10 पीढ़ियां एक साथ रहें, लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली ठीक ठाक हो 1-2 पीढ़ी तक, और स्वकेंद्रित न होकर के बल्कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ कि भाई एक भाई या एक बहन अगर व्यवसायिक रूप से, आर्थिक रूप से उतना सफल नहीं भी है, तो भी उसको साथ लेकर रहना है, चलना है। माता पिता की बुढ़ापे में उनको अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ देना है, साथ में रहना है उनके, बजाय उनको साथ में रखने वाली कॉन्सेप्ट के। तो मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से न सिर्फ परिवार बड़ा स्थिर रहता है, बच्चे जो शुरुआती दौर में उनकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है वो भी ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा बेहतर होती है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, ये आर्गुमेंट जो आर्टिकल में था कि भाई जो भारत का कर्तव्य आधारित सामाजिक मॉडल है, यानी कि परिवार के लिए जो हमारा कर्तव्य है, ये जो मॉडल है, इससे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता भी दिखाई देती। आर्थिक स्थिरता इसलिए कि पुराने जमाने में पति गए परदेश तब हो पाता था जब पत्नी की देखभाल करने के लिए परिवार के बाकी सदस्य होते थे। आज अगर 15,000 20,000 की नौकरी में पति पत्नी को भी साथ में लिवा लाएगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नौकरी करने, तो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, कहाँ रहेगा? तो ये सारी समस्याएं होती हैं। हालांकि अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है विमेन का, तो ऐसी स्थिति शायद ना आए, उससे भी काम मिल ही जाएगा। एनीवे, बट सामाजिक आर्थिक रूप से ज्यादा टिकाऊ माना जा रहा है भारत का मॉडल। कुछ कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरा, भारत में जो पर्यावरण की एक साहचर्य भाव है प्रकृति के साथ या प्रकृति के प्रति, इंडियन रेवरेंस फॉर नेचर एंड द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम टू मिशन लाइफ, यानी कि प्राणी जगत जितने भी हैं या मानव जगत है, मानवेतर जगत है, पर्यावरण जो है उसके साथ जो हमारा संबंध रहा है, साहचर्य संबंध, कि हम नदीत्मा की संज्ञा देते हैं ऋग्वेद में, हम भूमि को, पृथ्वी को माता कहते हैं, खुद को पुत्र बताते हैं, पुत्री बताते हैं। वैसी स्थिति में बेटियों को दुहिता कहा जाता था वेदों के समय में। वैसी स्थिति में पश्चिम जो है, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस नेचर लेड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल या इकोसिस्टम जो सर्विसेज है, उसके महत्व को जो स्वीकार कर रहा है, हम प्राचीन समय से स्वीकार करते आए हैं। और मिशन लाइफ ऐसा नहीं कि तभी स्वीकार करते हैं, अभी भी जो हमारा मिशन लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, वो दिखाता है कि सिर्फ हम परंपरागत रूप से उन मूल्यों को अपनाए हुए नहीं चल रहे हैं, बल्कि आधुनिक संदर्भों में भी उसका प्रयोग करना जानते हैं और दुनिया ने उसको स्वीकारा भी है। समझ रहे हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी प्रकृति के आधार पर, प्रकृति की जो व्यवस्था है उसी में अपने जीवन को तलाशने की पद्धति को दिखाती है। बड़े बड़े डैम बना लेना, नदियों का पानी रोक कर डाइवर्ट कर देना, बम ब्लास्ट करना चाइना की तरह तिब्बत में, हम वो सब नहीं मानते। हम कह रहे हैं कि मनुष्यों का पोषण करने के लिए ये प्रकृति पर्याप्त, इसके साथ मिलकर के हम कोई ना कोई रास्ता तलाश लेंगे। तो ये 2 आर्गुमेंट यहां दे देना। अब कुछ और पारंपरिक भारतीय मूल्य हैं जिनको आधुनिक संदर्भों में पश्चिम ने प्रयोग किया है। ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, ड्यूटी बेस्ड क्या है, और पर्यावरण के प्रति जो उनका रुझान है ब्रटलैंड कमीशन के बाद, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह। योग और जो एक वन हेल्थ की थ्योरी कि भाई चाइना में किसी बाजार में कोरोना वायरस शुरू हो गया, पूरी दुनिया को खा गया, पश्चिम में बीमारियां फैली, लेकिन भारत शुरू से ही
जीव जंतुओं के साथ, पशुओं के साथ एक मर्यादित आचरण करता आया है। भारतीय सभ्यता में चूहों को मारकर खा जाना, जो मिल जाए वो मार के खा जाना, कुछ भी मार के खा जाना, ये नहीं रहा है। मैं शाकाहार को दुनिया का सर्वोत्तम आहार पद्धति नहीं मानता। मैं खुद शाकाहारी हूँ, बहुत विशुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी शाकाहार को सर्वोच्च है, मांसाहार बुरा है, ऐसा नहीं मानता। लेकिन ये तो मानता हूं ना कि भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोग, उस तरह नहीं खाते हैं जिस तरह चाइना वाले खाते हैं, जिस तरह से पश्चिम वाले खाते हैं। ठीक है ना? हम नहीं खाते। वैसे स्वाइन फ्लू हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ, स्वाइन फ्लू बाहर से आया है, बर्ड फ्लू बाहर से आया है, कोरोना बाहर से आया है, इन्फ्लुएंजा बाहर से आया है। हम प्रकृति को सिर्फ उदर पूर्ति का, अपने पेट भरने का माध्यम नहीं मानते, बल्कि क्या त्याज्य है, क्या स्वीकार्य है, इसका भी विवेक हम करते हैं। मरने लगेंगे तो हम खा लेंगे नॉट वेज, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमें नाली में जो भी कीड़ा मिला उसको भी मार के खा जाए। देखें वो अभी कुछ तो भी दिखाते रहते हैं उस पे, चैनल पे, ज्योग्राफी वगैरह पे या बाकी जगहों पे फूड ब्लॉगर दिखाते रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो सब नहीं करते। तो इससे क्या हुआ? पश्चिम ने भी अब कुछ कुछ संदर्भों में इसको देखना, स्वीकार करना शुरू किया है। योग वगैरह जो भारत में शुरू से रहा, शरीर, मन और आत्मा की एकता, मतलब आपने वो देखा है देवदास मूवी? देवदास मूवी देखिए, शाहरुख खान वाला। उसमें पारो, मतलब छोटी ठकुराइन, छोटी बहू, वो पूजा में खड़ी हैं और उनका मन तो देव बाबू में लगा है, तो चित्त उनका कहीं और है। तो दादी क्या कहती है? क्या कहती है? पार्वती, तुम्हारा मन पूजा में नहीं लग रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि चित्त जो है वो देव बाबू में, शरीर वहां पे। ऐसे हमारा जो शरीर और मन है, जब वो एक सामे में होते हैं तो हम अपना ज्यादा आउटपुट दे पाते हैं, ज्यादा बेहतर जीवन होता है। इंटीग्रिटी टाइप का कुछ थ्योरी है, मनसा वाचा कर्मणा टाइप का, लेकिन यहाँ पे शरीर और मन है। तो शरीर और मन है और एक नया मेटा लेवल पे आत्मा मान लो। तो योग वगैरह करने से, प्राणायाम करने से, मैं तो करता नहीं भाई, ये जो है अच्छा जीवन रहता है। और उस जीवन शैली को पश्चिम ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया है, अपने स्कूल के कार्यक्रमों में, सैन्य प्रशिक्षण तक में शामिल किया है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को दूर करने के लिए पश्चिम काफी इसका प्रयोग कर रहा है, पीटीएसडी। ठीक है भाई? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम में आज जिस कॉस्मोपॉलिटन के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पश्चिम के डिक्शनरियों में, कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक, अब तो खैर डीग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, विवैश्वीकरण का एरा चल रहा है, ये तो ट्रंप का जमाना है, फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन जिस पश्चिम ने 70 साल तक बेवकूफ बनाया वैश्वीकरण के नाम पर, क्योंकि उनको अपना माल बेचना था, उस पश्चिम ने कहा कि दुनिया ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से भले बटी हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी आने की वजह से सारे बैरियर टूट रहे हैं। सॉफ्ट पावर इन बैरियर्स को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अपने आईटी और आईटीएस की सर्विसेज बेचने थे। अब चाइना उनको दबा रहा है। वो चाइना जिसकी हिस्सेदारी 2000 में 6% थी जीडीपी में, आज 18%। तो निश्चित तौर पर चाइना से डर रहे हैं। अब ग्लोबल विलेज नहीं रहा, अब ग्लोबल विलेज वैसा चाहता है अमेरिका जिसका सरपंच वही रहेगा, दूसरा कोई सरपंच उसका नहीं हो सकता। ठीक? अगर वो सरपंच नहीं रहेगा तो ग्लोबल विलेज भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुम डब्ल्यूटीओ को ग्लोबल विलेज का उदाहरण मानते हो तो डब्ल्यूटीओ नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका सरपंच नहीं बन पाया। जब तक सरपंच था तब तक था। अब उसने चुनाव ही कराना बंद करवा दिया डब्ल्यूटीओ में, इलेक्शन ही नहीं हो रहे, मतलब कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट मैकेनिज्म था उसको रोक के रखा है, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं सकता है। समझ रहे हैं? जैसे होता था ना कि हम हार रहे हैं तो गेम ही फंड कर देंगे, स्टंप लेके चले जाएंगे अपना, मेरा बैठ दो टाइप का माहौल है। अभी 66 इंस्टीट्यूशंस में से खुद को उसने वापस ले लिया है। ऐसे ही है। एनीवे, अभी आईआर पढ़ने वाले हैं, रिलेट करना सीखो। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो मूल भावना है, आधुनिक संदर्भों में पश्चिम कहीं ना कहीं उसको कॉस्मोपॉलिटिज्म से जोड़ता है।
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्लोबलाइजेशन से उसको स्वीकार करता है। ग्लोबल सिटीजनशिप, कस्टम यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ये सब उसी के एक रूप। ठीक है। जब यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी वाला ग्रुप नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था, तब भी हम पारसियों को, तब भी हम ईरान से आए हुए रिफ्यूजीज को, बाकी लोगों को शरण देते आए हैं। भारत ने सिग्नेचर भले नहीं किया है, सिग्नेटरी भले नहीं है, रेटिफाई नहीं किया है, सिग्नेचर शायद किया है, रेटिफाई नहीं किया है, सिग्नेचर भी नहीं किया, एक बार देख लेना, बट रेटिफाई तो पक्का नहीं किया है। उसके बावजूद भी भारत ने रिफ्यूजीज को अतिथि के तौर पर माना है, उनकी सुरक्षा की है और उनको उतने ही समान हक दिए जितने भारत में बाकी किसी नागरिक को। सहिष्णुता और बहुलवाद, भारत में शुरू से ही शक पहलू कुषाण के जमाने से ही कितने लोग आए, कितने आक्रांता आए, कितने वैसे ही आए, सांस्कृतिक एक्सचेंज हुआ, उसकी वजह से आए, सिल्क रूट की वजह से आए। जब इस्लामिक आक्रमण शुरू भी नहीं हुआ था, जब सिर्फ अरब व्यापार करने आते थे, कबीलों में बटे हुए थे, तब भी केरला में उन मुस्लिमों ने अपनी बस्तियां बसाई और उनको स्वीकार किया गया। आज भी केरल के जो मेरे मित्र मिलते हैं तो कहते हैं कि केरल में कम्युनल माहौल अब बिल्कुल अलग है नॉर्थ इंडिया के बरक्स। उसके पीछे कारण देखा जा सकता है कि जो इस्लामिक आक्रमण हुआ वो नॉर्थ में हुआ। दूसरा, अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा विभाजनकारी जो एजेंडा चलाया या टू नेशन की थ्योरी का जो दंश झेला, वो नॉर्थ ने झेला, साउथ ने नहीं झेला। इसलिए साउथ के मित्र जब कहते हैं कि कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम नॉर्थ का प्रॉब्लम है, तब उन पे तरस आता है, एक्चुअली तरस आता है। जाके पैर न फटी बेवाई, कितने लोगों को साउथ ने खोया विभाजन में। मामला नॉर्थ साउथ का नहीं है, मामला सेस्टिविटी का है ना। फाइनेंस कमीशन जब पैसा देता है उनको बड़ी तकलीफ होती है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि बजट घाटे का बना करके शुरुआत की फाइनेंस कमीशन, बाकी सेंट्रल ग्रांट्स उनके हक में कितने रहे। एफडीआई का 70-80% सिर्फ उनको जा रहा है, वेस्ट को जा रहा है, तब उनको नहीं समझता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जरा सा पॉपुलेशन के आधार पर सकारात्मक पॉजिटिव इंटरवेंशन करे तो उनको तकलीफ। तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुकूल नहीं है। कमजोर भाई जो है उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। यही मामला रिजर्वेशन पर भी लागू होता है। ठीक है, रिजर्वेशन में विसंगतियां होंगी, अभी आजकल देख ही रहे हो किस तरीके से डिफरेंटली एबल पर्सन का इशू चल रहा है, ईडब्ल्यूएस का इशू चल रहा है। ठीक है, विसंगतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब आप रिजर्वेशन की मूल भावना के खिलाफ जाएंगे, वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसी भी समाज में जब तक समता नहीं आएगी तब तक इनर कन्फ्लिक्ट पैदा होता रहेगा। तो सहिष्णुता और बहुलवाद की बात करें तो ये है मैक्रोन। जब आग लगी फ्रांस में तो कहा कि भाई ये अफ्रीका से आए हुए मुस्लिम, ये तो वो मुस्लिम हैं जो फ्रांस की मान्यता को, परंपरा को मानते नहीं, बुर्के को बैन कर देते। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा ही, बुर्का पहन के औरत आ गई और उसने जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया। ये सही बात है कि आधुनिक दुनिया में जेंडर न्यूट्रल और जेंडर पैरिटी के लिए, महिलाओं की डिग्निटी के लिए बुर्के जैसे पर्दा का स्थान नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी मानते हैं नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो महिलाएं बुर्के को सपोर्ट करती हूँ, महिलाएं भी कहीं ना कहीं सहमति के साथ उनका शोषण हो रहा है, इस टाइप का है, या संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण हो गया उस विचार का। लेकिन फ्रांस का जो मॉडल है सेकुलरिज्म का, उसका बड़ा दोष है वहां पे कम्युनल वायलेंस का। आप अफ्रीका से आए हुए माइग्रेंट मुस्लिमों को दोष नहीं दे सकते। आपने कहा कि फ्रांस में जो चर्च का मॉडल है, जो सेकुलरिज्म का मॉडल है, उसमें चर्च और स्टेट बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। स्टेट किसी भी धर्म को फंडिंग नहीं करेगा, किसी के साथ भेद नहीं करेगा। बट ये भूल गए, बदमाशी जो उनकी वहां पे है, कि भाई वहां पे जो अल्पसंख्यक है, जो मुस्लिम है, वो बहुत माइन्यूट पॉपुलेशन है, उसकी बहुत छोटा अनुपात है उनका। उनके पास कोई रिसोर्स नहीं कि वो अपने मस्जिद को या अपने धर्म को, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट कर सके, उनको स्थापित कर सके। जबकि बाकी लोग जो क्रिश्चियनिटी वाले हैं उनके पास सारे संसाधन हैं, तो उनके धर्म को आप कुछ भी एक ढेला नहीं दोगे तो भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो आपने बैरियर खड़ा करके रखा है, इसकी वजह से माइनॉरिटीज अपना ठीक से धर्म का प्रमोशन भी नहीं कर सकते, सर्वाइव भी नहीं कर सकते। भारत में स्थिति अल्पसंख्यकों का धर्म भी दहाई में है, तो यहाँ पे संकट है नहीं। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटरफेरेंस कि धर्म के भीतर भी अगर विभेद है तो स्टेट जो है वो पॉजिटिव इंटरफेरेंस करेगा।
तो पश्चिम जो सीख सकता है वो सीख सकता है भारत के सहिष्णुता और स्वीकार्यता को। भारत में सेकुलरिज्म सिर्फ टॉलरेंस का नाम नहीं है, सिर्फ मल्टी फेथ वाला नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये है एक्सेप्टेंस की भावना। ये क्या है? ये है एक्सेप्टेंस सभी प्रकार के मार्गों का, सभी प्रकार के पंथों का, सभी प्रकार के धर्मों का, धर्म के भीतर भी और इंटर रिलीजन भी। ठीक है, तो ये सीखना चाहिए फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों को, पूरे यूरोप को ही इनफैक्ट। निष्काम कर्म रेड लाइन में लिख दिया है, मां फलेश कदाचन, फल की इच्छा नहीं करना है, नैरो इंटरप्रिटेशन मत करके आना। अधिकांश लोग गीता की इस लाइन को इतना मिसयूज करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आकर के लगता है अपना संदेश दोबारा सुनाना पड़ेगा कि निठल्लो, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था फल की इच्छा करनी है पर फल की आसक्ति नहीं करनी। जैसे प्रेम और प्रेम पर आसक्ति दो अलग अलग चीजें। जब प्रेम होता है तब आप उसे मेटा लेवल पर, त्याग के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर रखते हैं। जब आसक्ति होती है तो फिर आप तेजाब लेकर के निकल पड़ते हैं। क्यों? तो पागलपन आ जाता है। आसक्ति रहेगी, सफलता नहीं हाथ लगेगी तो आप सुसाइड करेंगे, तो आप किसी भी तरीके से किन प्रकार जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन फल की इच्छा है, लेकिन सुखो दुखो, ये भी तो कृष्ण ने कहा है ना, सुखो दुखो समीकृत लाभो लाभो जया जय, ये भी तो कहा है ना। तो स्टोइकनेस, स्थिर प्रज्ञ वाला भाव भी तो होना चाहिए। इसलिए जो निष्काम कर्म है वो निष्काम कर्म सिर्फ ड्यूटी फॉर ड्यूटी से एक नहीं है, बल्कि कर्म की उचित और मौलिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, आसक्ति विहीन लेकिन इच्छा विहीन नहीं, ये उद्देश्य होना चाहिए। और ये जरूरी है पेशेवर नेतृत्व के लिए, कारपोरेट एथिक्स के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स में अगर आप हाइक की, इंक्रीमेंट की इच्छा नहीं रखोगे तो सरकारी नौकरी हो जाएगी। मुझसे डॉक्टर जो लेफ्टिनेंट राज शुक्ला चेयरपर्सन थे मेरे बोर्ड की यूपीएससी के, उन्होंने सवाल पूछा था कि भाई सरकारी नौकरी में हर किसी को 3% मिलना है इंक्रीमेंट, जो भी है 3%, कितना है? 3% हर साल। रेगुलर प्रमोशन मिलना है, कोई भी हो, वही डीए मिलना है, कोई भी हो, कोई काम क्यों करना चाहेगा वहां पे? निकाला तो जाएगा नहीं नौकरी से सामान्यतः, इंस्पिरेशन खत्म हो रही है। तो मेरा जो उनको जवाब था वो यही था कि हाँ, सरकारी नौकरियों में भी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की बात चल रही है, लागू किया जा सकता है। हालांकि लागू करना मुश्किल है, क्योंकि फिर बॉस ही रिकमेंड करेगा, और जो बॉस की चापलूसी करेगा निश्चित तौर पे उस फायदे में रहेगा, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, विद्रोह करेगा तो नहीं रहेगा। दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स नाम की कोई चीज। सरकारी जो सेवा है वो सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं, प्राइवेट सेक्टर के साथ पैरिटी में रह सके ताकि बेस्ट टैलेंट ला सके। 6 पे कमीशन ने इसका ध्यान रखा, और अभी जो 8 पे कमीशन है इसको भी ये मैंडेट है कि भाई निजी क्षेत्र में क्या सैलरी है उसके आधार पर भी आप विचार करें, ताकि सरकारी क्षेत्र में भी लोगों को ठीक पे किया जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि फिर लेबर ड्रेन होना शुरू हो जाए। लेकिन सरकारी सेवा, सरकारी क्षेत्र सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति अगर आपका उत्तरदायित्व है, पेशेवर नैतिकता है, प्रोफेशनल एथिक्स है, तो भले आपको लाख रुपए ही मिल रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आप काम करेंगे। भले आपकी ही डिग्री वाला, आपकी ही एकेडमिक बैकग्राउंड वाला, या आपसे कमतर व्यक्ति 1 करोड़ रुपए पा रहा है एमएनसी में, आपको वो नहीं सोचना है, या फिर छोड़ दो आप। सरल जीवन और नैतिक उपभोग, जिस कंज्यूमरिज्म का मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहा है, मैकडोनल्डाइजेशन हो गया है, वॉलमार्टाइजेशन हो गया है। मैं तो मैकडोनल्ड और ऐसे सुपर फूड या सुपर मार्केट की चेन को देख करके दूर से निकलता हूँ, जाता भी नहीं। अगर मुझे कॉफी पीनी है तो फिर मैं कॉफी पीने के लिए फिर किसी कॉफी शॉप पे ही जाऊंगा, किसी कॉफी कैफे में ही जाऊंगा, बजाय कि मैं जाऊं और मुझे बर्गर भी लुभाने लगे, मुझे फ्रेंच फ्राइज भी लुभाने लगे, वो नहीं करूंगा। अभी यूट्यूब पे कोई तो भी है, बहुत फेमस है, उसके 65 मिलियन 70 मिलियन व्यूज जाते हैं, वेस्टर्न वो है। उसने कुछ तो भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि कोई तो इलाका है जहाँ पे सिर्फ फैटी लोग हैं, ओबेसिटी से ग्रस्त लोग हैं। क्यों? हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे मैकडी के सेंटर्स खुले, एक आदमी हजारों कैलोरी खाता है दिन भर में।
ये उपभोग परायणता, ये जो उपभोग का कल्चर है, उपभोग की संस्कृति है, भारत से सीखो। अच्छा, सिर्फ उपभोग की संस्कृति सिर्फ खाने तक नहीं है, यहां तक भी है कि नालायक तुम्हारे यहाँ भारी जो हैवी पेट्रोलियम है उसको रिफाइन करने के लिए फैक्ट्रीज थी, मतलब रिफाइनरीज थी, लेकिन हल्का तेल चाहिए था तो तुमने हल्के तेल के लिए पहले इराक पे वार किया, फिर तुमको भारी तेल भी चाहिए, उसके लिए तुमने वेनेजुएला पे अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोल पंप वाला जो चल रहा है, तो अभी ईरान पे भी तुम अटैक कर रहे हो। ये क्या है? ये है दिल मांगे मोर, अमेरिका मांगे मोर वाला कल्चर है। भारत का कल्चर क्या है? भारत का कल्चर है ईसावास्य उपनिषद का, तेन तक तेन भुंजी था, ईसावास्य मुदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था मां ग्रधा का सिद्ध। त्याग पूर्वक भोग करना है, जो तुम्हारे पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाली जो संस्कृति है, उसको अगर आप आधार बनाएंगे, जिसको आधार बनाना शुरू भी किया है कुछ समाज ने पश्चिम जगत में, मिनिमलिज्म, मिनिमलिस्टिक, कि भाई 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े से काम चल जा रहा है, तो और क्यों खरीदना है, क्यों खरीदना है? और अभी मैंने निखिल कामत का एक देखा वो इंटरव्यू, वो कहते हैं कि पहले वो लाखों का टी शर्ट खरीदते थे, चप्पल पहनते थे, अब वो किसी भारतीय, सादे भारतीय ब्रांड का कुछ चप्पल पहनते हैं और ऐसे करते हैं। उनको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, ये भावना, ये त्याग वाली भावना उसी में आ सकती है जिसने बहुत कुछ शौक करके, फैशन करके छोड़ दिया है। ठीक वैसे जैसे एक बड़े राजनेता का जो 5 स्टार में रहता है, किसी गरीब के घर जाके खाना खाना, विलासिता, टूरिज्म है, लग्जरी है एक टाइप की, लेकिन जिसने हासिल कर दिया वो तो छोड़ दे। तो स्लो लिविंग, नैतिक उपभोक्तावाद, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख देना, ऐसा वास्य उपनिषद कोट करके, जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल फैशन, कॉन्शियस कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास वेल्थ है तो आप सिर्फ मर्सिडीज में ही जाएंगे ऑफिस, आप मेट्रो से भी जा सकते हैं, ट्रैफिक कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, बहुत तमाम चीजें हैं जो आप नैतिक उपभोग के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं। मानसिक अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण, आपको पता है गीता में क्या कहा है? ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, मतलब कि इंद्रियों के महत्व को, आत्मनियंत्रण के महत्व को, इंद्रियों पर नियंत्रण के महत्व को, और वो नियंत्रण थोपा हुआ नहीं, भीतर से अनुशासन आना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन। बाहर से कोई ब्रेक दबाएगा, गाड़ी तब नहीं रुकेगी, गाड़ी अपने आप स्लो हो जाए, ढलान हो, चढ़ान हो, जैसी स्थिति वैसी गति। और इसी को 90s के डिकेड में डेनियल साहब कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, ये बोल गए हैं हमारे पहले ही लोग कि जहां पे बोलने की जरूरत है वहां खूब बोलो। बुद्ध से ज्यादा कोई बोला नहीं है, बुद्ध से ज्यादा कोई मौन नहीं रहा। बुद्ध ने आर्य मौन धारण किया। जब कोई पूछने आता था बताओ ईश्वर कहाँ है, तो भाई मूर्ख को क्या जवाब दोगे? उसको तो समझा नहीं पाओगे। लाठी मारने का बुद्ध के पास दिमाग लगाना नहीं था उनको, लाठी क्यों मारना उसको। आज के लोग क्रोधित हो जाते हैं, कई बार झगड़ा करने लगते हैं, वो करना नहीं था। तो आर्य मौन धारण कर लो, मौन तमाम समस्याओं का हल है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी वही सिखाता है, राइट प्रोपोर्शन पे में, राइट टाइम पे, राइट इंटेंसिटी और इंटेंट के साथ आपको रिस्पॉन्ड करना है, न कि रिएक्ट करना है। तो भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है, आत्मानुशासन है, ये जो अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है, ये सब पारंपरिक भारतीय मूल्य जिसको हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों ने हमारे लिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब उसको बड़ा सुंदर इस पर एक बात कहते हैं कि भाई बुद्ध के समय की जो बातें आप कहते हो अच्छी अच्छी, मध्यम मार्ग, महात्मा गांधी के समय की बातें करते हो, गांधीगिरी, सत्य, अहिंसा, ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध के समय जो लोग थे वो सब बुद्ध की तरह थे, या गांधी के समय जो लोग थे वो सब गांधी की तरह थे। अगर सब गांधी की तरह होते, सब बुद्ध की तरह होते, सब विवेकानंद की तरह होते, तो फिर इन दोनों तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ती समाज को। एक्चुअली वो अपने समाज में, अपने समय में
सबसे नैतिक, सबसे पवित्र मानव आत्मा थे। तभी तो उनके व्यक्तित्व का सूर्य आज भी हमें आलोकित करता है, अदरवाइज तो उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई होती। लेकिन यह भी तो सत्य है कि ऐसे लोग आए, ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने अपने मूल्यों को हमें दिखाया, समझाया। तो वो मूल्य सिर्फ उन व्यक्तियों के, महापुरुषों के मूल्य नहीं रहे, पूरे भारतीय समाज के मूल्य बन गए, जिसको कुछ ने स्वीकारा, कुछ ने नहीं स्वीकारा। तो पश्चिम वही तो सीख रहा है, पश्चिम को वही तो सीखना है। ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन, इमोशनल रेगुलेशन बता ही दिया आपको। कंक्लूजन लिख दो भाई, जानबूझ करके बटी हुई दुनिया लिखा है, क्योंकि एक तरफ वैश्विक है, दूसरी तरफ बड़ा फ्रेगमेंटेड है। अभी आईआर में पढ़ेंगे, आईआर बहुत मजेदार है। कल से ही शुरू कर दें आईआर, क्या गवर्नेंस खत्म ही हो गया है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, कल से आईआर शुरू कर देते हैं। आईआर शुरू कर जी देते हैं। सर। वैश्विक लेकिन बटी हुई दुनिया में भारतीय ज्ञान और पश्चिमी आधुनिकता का समन्वय समकालीन नैतिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुदृढ़ नैतिक ढांचा प्रदान करता है। कंक्लूजन थोड़ा लंबा होता है या इंट्रो थोड़ा लंबा होता है एथिक्स का, तो घबराना मत। हम भारतीयों के लिए पश्चिमी मूल्यों के अविवेकपूर्ण अनुकरण के बजाय अपने मूल्यों की प्रति निष्ठा और पश्चिमी मूल्यों के साथ युक्त प्रयोग और भी ज्यादा आवश्यक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानबूझ के डाला है, नहीं डालते तो भी चलता। जानबूझ के इसलिए डाला है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि तुम एक तरफ तो बता रहे हो कि पश्चिम को क्या सीखना है हमसे, लेकिन साथ में तुमको यह भी अवेयर रहना चाहिए कि पश्चिम का अंधानुकरण, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है। Therefore, for us as Indians, rather than uncritical imitation of Western values या blind following of the Western values, it is far more important to remain faithful to our own values while adopting Western values in a rational and context-sensitive manner. मतलब कि भाई नमक स्वाद अनुसार, जैसे पश्चिम ने पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर है उसे डील करने के लिए योग को, नेचुरोपैथी को स्वीकार किया। मिनिमलिस्टिक जो उनका एटीट्यूड है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, भले भारत से ना स्वीकार किया हो, बट उसको स्वीकार किया और एक बैलेंस बना के रखा, डेवलपमेंट भी होता रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए चीजें बची रहे, संसाधन बचे रहे। तो भारत का दायित्व है कि फिर से वापस हिंदू ग्रोथ रेट या फिर से वापस 2% की ग्रोथ रेट पे नहीं जाना है, वापस गरीबी में नहीं जाना है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्कुल डेवलपमेंट करना है। लेकिन अमेरिका जैसा मॉडल क्यों अपनाना? किसी ने कहा भी था अगर अमेरिका जैसा डेवलपमेंट हर कोई चाहेगा तो ये धरती काफी नहीं होगी, इसके लिए 100 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। और जो ओवर सूट डे है, अर्थ ओवर सूट डे है, हर साल एडवांस हो जाता है, कोविड को छोड़कर। कोविड में थोड़ा डिले हुआ था। 365 दिन में धरती जितना रिसोर्सेस वापस रीजनरेट कर पाती है, हम कुछ ही महीनों में खत्म कर देते हैं। तो भारत को भी चाहिए कि ग्रोथ के मॉडल को, टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन डिग्निटी को, हेल्थ को, ह्यूमन डेवलपमेंट को हासिल करें, पश्चिम में उपलब्ध तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखते हुए, लेकिन ओवर कंज्यूमरिज्म या फिर परिवार में जो एक एकल परिवार का डिवोर्स के मैं खिलाफ नहीं हूं। डिवोर्स एक बहुत अच्छी चीज है, किसी भी चीज से छुटकारा पाना। वो है ना कि रिश्ते ताल्लुक बोझ बन जाएं तो उनको छोड़ना अच्छा, शायर लिखते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी, रिश्तों का अलग होना कई बार नए जीवन की शुरुआत बनती है, और एक ही जीवन है तो निश्चित तौर पर आपको पूरा हक है इसको कई तरीके से, बेहतर तरीके से जीने का। उम्र कैद थोड़ी ही है, मतलब शादी की थी, उम्र कैद थोड़ी मांगी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाम को झगड़ा हुआ तो तलाक 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 कर दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। नमक ज्यादा हो गया तो वो भी नहीं, ठीक है। तो इंडिया को, दुनिया को, ग्लोबलाइज्ड लेकिन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड को इंडियन जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वेरेज इंडिया को अपने ट्रेडिशनल और पास मोरल वैल्यूज को वेस्टर्न कंट्रीज के या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो भी कंटेम्परेरी
लेकिन श्रेयस्कर वैल्यूज हैं उनको प्रपोर्शनेट तरीके से कंटेक्स्ट के हिसाब से अपनाने की आवश्यकता है। दिस शुड बी द आइडियल सिचुएशन। आओ भाई एक और सवाल करते हैं। क्या है सवाल? यहां तक समझ में आया? किसी को तकलीफ? कोई प्रश्न हो तो पूछो। आपके पॉइंट्स पूछना भूल गए। क्या पॉइंट है आपके? किसी का महान पॉइंट बोलो, जो मुझसे रह गए हो बताओ ताकि औरों को पता चले। जो मैंने बताया वो मत बताना, फिर कुछ मूल्यवर्धन, कुछ वैल्यूएडिशन नहीं होगा। बोलिए, बोलो भाई। सर मैंने अटेम्प्ट किया है सर, उसको सर हमने कैटेगराइज करके किया है। क्या जैसे किया है? सर कैटेगरी में से डिवाइड कर दिया है, जैसे कि रिलीजियस वैल्यू में जैसे जो सर्वधर्म संभव है, ये वहाँ के मल्टी कल्चरलिज्म का जो सैलेड बॉल मॉडल या मेल्टिंग पॉट मॉडल है वो हमारे सर्वधर्म संभव से इन्फ्लुएंस्ड है। सर पॉलिटिकल वैल्यूज कहाँ में इन्फ्लुएंस्ड है जैसे भाई? कहाँ इन्फ्लुएंस्ड है? जो मेल्टिंग पॉट मॉडल है, जैसे यूएस का आप एग्जांपल देते हैं, यूएसए में जो भी गया, इटालियन हो, ब्रिटानिया हो, इंडियन हो, वो अमेरिकन हो गया। उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बची नहीं। जैसे मिट्टी में आपने तमाम चीजें डाली और उसको पिघला दिया और एक बना दिया। भारत में जो सर्वधर्म समभाव है, भारत में जो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं खत्म होती। अपनी निजी पहचान को बरकरार रखते हुए, बनाए रखते हुए, एक व्यापक जो छतरी है, जो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय अस्मिता का इंद्रधनुष है, उसके साथ भी वो चलते हैं। किसी का विरोध नहीं है, सभी साथ में रहते हैं। किसी की भी पहचान छीनी नहीं जा रही, लेकिन किसी की अलग इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी विभाजन का आधार नहीं बन रही। आप थाईलैंड का, इसमें सॉरी सिंगापुर का एग्जांपल दीजिए। सिंगापुर में कितने सारे एथनिसिटी के लोग हैं, इंडियंस हैं, कोरियंस हैं, चाइनीज हैं, मलाया पेनिनसुला के बाकी कंट्रीज के लोग हैं, कितने सुंदरता से रह रहे हैं। आपने सिंगापुर में कितने कम्युनल वायलेंस की घटना देखी? नहीं देखी। अमेरिका में जो गया, शुरुआत में से ही उनका ऐसा कल्चर है कि भाई छठे हुए बदमाश सब आए वहां पे, और जितने छठे बदमाश आए उनको भाई शादी वादी करनी थी तो अपनी कम्युनिटी के सब मिलेंगे, जरूरी नहीं था। 10 पुरुष ब्रिटेन के आए, 4 महिलाएं इटली की आई, कुछ फ्रांस के लोग आए, तो आपस में कर ली शादी। आप देखो ना, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो पत्नी, उनके माता पिता और वो सब आप तलाशेंगे, या जो कमला हैरिस थी, उनके माता पिता, भाई माता यहाँ से, पिता जिम्बाब्वे या कहाँ से, अफ्रीका से। तो वहां पे अमेरिकन जो मूल्य हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। मेल्टिंग पॉट इसलिए कहा गया है कि बाकी मूल्य, बाकी पहचान खत्म हो जाती, मिल जाती है अमेरिकन पहचान में। वो सर ठीक नहीं। इसी में सर मैं सर इसमें लिखा हूँ जो सैलेड बॉल मॉडल सर, जो विल किलमिका सर जो एडवोकेट करते हैं कनाडा के लिए स्पेसिफिकली, सर वो मैं करना चाहता हूँ कि हमारे सर्वधर्म संभव से ये प्रेरित है विल किलमिका का सैलेड बॉल मॉडल, जो कनाडा में उन्होंने कहा सर्वधर्म कि संभाव एक, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा खटकता है शब्द। एक्सेप्टेंस जो है भारत में, जो सहिष्णुता या स्वीकार्यता का जो मूल्य है, भारतीय मूल्य है सभी, और सिर्फ धर्म नहीं। धर्म क्यों? मैंने वहां पे धर्म नहीं लिखा, अगर आप देखेंगे ठीक से तो बहुत अवेयर था मैं इस बात को कि धर्म नहीं लिखना है। आप देखिए यहाँ पे कि भाई प्लूरलिज्म जो है, बहुलवाद जो है, इसके प्रति एक्सेप्टेंस। सिर्फ धर्म क्यों? नास्तिक लोगों को भी तो रहने का हक है ना, डेमोक्रेट और कंजर्वेटिव को भी तो रहने का हक है ना, हाँ, किसी धर्म को ना मानने वाले को भी तो रहने का हक है ना, क्यों नहीं हक है? बहुलतावाद, डाइवर्सिटी, या सभी प्रकार की विचारधारा, सभी प्रकार की आइडियोलॉजी, इसके प्रति जो स्वीकार्यता का भाव है, वो भारत का मूल दर्शन है। आप देखिए कि सर इसमें बोलिए। हाँ सर, इसमें एक पॉइंट, जैसे ये भी आईआर का है लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसको डाल सकते हैं क्या कि नॉन इंटरफेरेंस इन एनीवन्स इंटरनल अफेयर्स, जो कि दुनिया को सीखने की जरूरत है इंडिया से। भारत में तो उल्टे इंटरफेरेंस है, भारत में तो उल्टे इंटरफेरेंस है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस है। पश्चिम में इंटरफेरेंस नहीं है। पश्चिम में चर्च और स्टेट बिल्कुल अलग है। भारत में पॉजिटिव इंटरफेरेंस है। तुम ट्रिपल तलाक करोगे तो सरकार दखल देगी, पार्लियामेंट दखल देगा। तुम आईआर के लेवल पे, आईआर के लेवल पे जैसे बांग्लादेश में कुछ हो रहा है या पाकिस्तान में इंडिविजुअली कुछ हो रहा है, उसको फिर पंचशील का जो सिद्धांत है उससे लिंक करो कि भारत पंचशील के मूल्यों को मानता है, ठीक है ना।
मूल्य पारंपरिक की बात कर रहा है। आधुनिक, अब तुम गुजराल डॉक्ट्रिन बोलोगे, गुजराल डॉक्ट्रिन जुम्मा जुम्मा कितने डिकेड हुए हैं, तो पारंपरिक मूल्य जो 500,000 साल में बनते, सर ये समझ रहे जो हो भाई? लिच्छवी जब और नेशन वज्जी स्टेट का सर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उतने पहले, तो बोलो भाई। सर ये जो लिच्छवी और वज्जी का सर रिपब्लिक था, जो इंडिया से, इससे उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यू और रिपब्लिकनिज्म लिया वेस्टर्न ने, इंडिया के साथ जो पॉलिटिकल वैल्यू हमने डाला है। हाँ, बट क्या उन्होंने जो वैल्यू वहां पे अडॉप्ट किया, क्या वो वैल्यूज हमारे वैल्यूज से सीधा उन्होंने उठा लिया या उनका अपना कुछ जैसे आदर्श है? इन्फ्लुएंस्ड है सर, सर इन्फ्लुएंस्ड है सर। कर सकते हो, करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट पर्सनली मेरी सलाह है उन वैल्यूज को एग्जांपल में ज्यादा यूज करो जो निर्विवाद रूप से कि भाई लिया है, समझ रहे हो ना? जैसे बहुलतावाद है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, एक्सेप्टेंस रखना, ये तो एनवायरमेंट वाला जो भी है, योग वाला है, तो लिया ही, शामिल ही कर रहे हैं अपने करिकुलम में वो। ठीक, घोषित सर हो। इसको सर ऐसे नहीं अटेम्प्ट कर सकते कि सर जैसे सर 5 पॉइंट बना दिए कि एक रिलीजियस वैल्यू, एक पॉलिटिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू, उसमें से एक एक एग्जांपल डाल के बिल्कुल दिखा कर दिए। सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर का, बिल्कुल बना सकते हो, कर सकते हो। और सर इसमें सर जैसे सोशल वैल्यू में हमने जैसे कबीर का एक लाइन डाल दिया, नारी निंदा ना करो, नारी रत्न की खान, नारी से नर होत है, ध्रुव पहला समान। सर इसको जेंडर इक्वलिटी को सर यहाँ से उन्होंने लिया है पहली चीज मतलब। तो ये कबीर की लाइन नहीं है। दूसरी चीज, इतना लंबा लाइन लिखोगे इतने में 3 आर्गुमेंट हो जाएगा, छोटा सा, यत्र नारीस्त पूजनते डाल करके खत्म कर देने का, विमेन की डिग्निटी को लेकर के अगर बात करनी ही है आपको, ठीक है, कि हमारे यहाँ 1000 साल पहले ही कह दिया गया है कि भाई महिलाओं की डिग्निटी एक अच्छे पुरुषार्थ का प्रतीक है, तो उतना शॉर्ट करो। अगर कविता दोहा लिखना शुरू कर दोगे आर्गुमेंट पर रह जाएगा। मैं उदाहरण को ना सिर्फ सब्सटेंसिएशन की पर्पज से इस्तेमाल करने का, आपने कहीं भी देखा होगा मैंने फुल लाइन नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखता, 2 शब्द 3 शब्द। तो अभी GS3 में तुम जो देखने वाले हो, क्या हुआ कि बीच में हम GS6 फाइनल कर रहे थे और GS3 में प्रूफ रीडिंग वगैरह का कुछ इशू था। GS3 में जो हम देने वाले हैं कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, बट फिर मैं अपने रिलीज करूंगा कॉपी GS3 की 2022 वाली यूपीएससी के। मुझे लगभग हाईएस्ट थे, गरिमा लोहिया के जितने मार्क्स थे उससे कुछ मार्क्स कम थे, रैंक 1 के आसपास मेरे मार्क्स थे, और स्नेहल मैडम जिनके 2022 में ही 90 मार्क्स थे, गरिमा लोहिया के 93 96 थे, जो आपके लिए काम भी कर चुकी हैं लास्ट बैच में। GS3 में नंबर इतना आने का कारण मुझे लग रहा है कि हमने बहुत हाफ सेंटेंसेस यूज किए और जम करके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यूज किए। आपको बहुत डाइवर्स स्ट्रक्चर मिलेगा और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। 2-3 महीने उस पर काम हुआ, अच्छा काम हुआ है, लेकिन अब तुम अगर आदी होगी, जब तक बात पूरी कह न ले 2-3 लाइन 4 लाइन में, तो भाई कोई बात नहीं, फिर करो ना, फिर उसके लिए तो चैट जीपीटी है ना, क्या कर सकते, ठीक है। चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करना है वो भी एक समस्या है। खैर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी का कोई पॉइंट बचा हुआ है क्या? एनीवन? किसी का कुछ? सर इसमें प्रिवेंशन ओवर क्योर का वैल्यू डाल सकते हैं आयुर्वेद को लेके सर? क्या आयुर्वेद को क्या डालना है सर? प्रिवेंशन ओवर क्योर वैल्यू। अरे भाई आयुर्वेदा, अभी बोलूं, ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, आयुर्वेदा को मजाक उड़ाते हैं बाहर लोग यार, हंसते हैं, हमारे यहाँ के लोग हंसते हैं। क्या रिसर्च आयुर्वेदा में पिछले 100 साल में क्या रिसर्च हुआ? आयुर्वेदा ऐसा क्या कर रहा है जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं कर पा रही? कुछ भी। और मैं एक बात और बोलूं मैं तुमको कि डॉक्टर को दिखाने जाता हूँ, पहला सवाल होता है डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं है। MD से नीचे मैं डॉक्टर दिखाता भी नहीं, और मैं ही नहीं, जितने भी रेशनल लोग हैं ना, ये नए लड़कों MBBS पे भी भरोसा नहीं करते। एक्सपर्टीज का जमाना है, समझ रहे हो भाई। आयुर्वेद वाली को क्या आता है? वही वात का पित्त। ऐसे मूल्य मत लिखो जो मूल्य नहीं बल्कि मूल्यहीन हो जाए। कोरोनिल पे रामदेव की कितनी किरकिरी हुई थी पता है ना। अब राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ भी बेचेंगे, चलेगा क्या? ऐसी चीजें मत लिखो जो रेशनैलिटी पे खरा नहीं उतरती। अरे भाई फिर वही बात है, टर्मरिक क्या हम ही खाली यूज करते रहे क्या? टर्मरिक के गुण लोगों को नहीं पता है? हर चीज पे हम भाई डिजिटल नॉलेज जो लाइब्रेरी हमने बनाया टिकेडियल, ठीक है, लेकिन हर चीज पे लड़ जाएंगे। धनिया मेरा, हल्दी मेरी, मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्पेस साइंस का जमाना है, क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना है। तुम वहां लड़ो ना, वहां कंपटीशन करो ना। तुम हल्दी धनिया में पड़े हुए हो कि हमारी हल्दी तुम्हारी हल्दी नहीं, क्योंकि हम बेटियों के हल्दी लगाते हैं 1000 साल से, हाथ पीले करते हैं। ये क्या तरीका है? ऐसे ऐसे नहीं होता है।
compete करो ना, हाँ ठीक है, अपने डिजिटाइजेशन करो, आप ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिसयूज ना हो सके उसका, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन क्या है भाई, प्राड़ा वालों ने जब बनाया चप्पल कोल्हापुरी मॉडल पे, आपको ऑब्जेक्शन हुआ, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने उसकी ब्रांडिंग क्यों नहीं की? आपने मार्केटिंग क्यों नहीं की? आप फेल हुए ना। ये तो कुछ वैसे हो गया ना कि एडमित्रे ने कोई अच्छा काम करना शुरू किया तो बाकी जो पहले से स्थापित कोचिंग थी उन्होंने कहा रहे हम तो पहले से करते हैं। अरे पहले से करते हो तो फिर हम क्यों जगह बना पा रहे हैं? फिर करना था ना तुमको, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे थे, सैकड़ों करोड़ थे तुम्हारे पास, करो ना भाई। प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को बहुत दोष देते हैं, हम काम नहीं करते। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सरकार इतने साल से प्रयास कर रही है, एक भी स्टार्टअप बताओ जो भारत में इस लेवल पे हो, जो वर्ल्ड लेवल, एक भी एआई बताओ। मेरा खुद का नेफ्यू एआई पे स्टार्टअप कर रहा है, बट बताओ, मैं हंसता हूं कई बार कि भाई तुम लोग एआई कर रहे हो, क्या एआई कर रहे हो? ये एआई कर रहे हो क्या कि कैसे बिजनेसेस बहुत अच्छे से उसका यूज कर पाए, कस्टमाइज एआई कैसे? अरे भाई ठीक है, कस्टमाइज एआई जरूरी है, सैकड़ों एआई की जरूरत है भारत में, लेकिन हम एक भी ग्लोबल जायंट एआई क्यों नहीं बना पाते? चाइना कुछ $1 मिलियन में बना देता है अपना, वो अभी जो उसने लॉन्च किया था, हाहाकार मच गया था, क्या ना, लॉन्च किया 2-3 महीने पहले, हमने भी यूज किया था उसे कि क्या चलता है, कैसे चलता है, पर लगा नहीं। हाँ क्या? डीप सीक, हाँ डीप सीक। तो पहली चीज तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये जो एक लेवल के बाद उपयोग है ना, नुकसान कर सकता है, आत्मुग्धता आती है उससे। मैं खुद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पक्षधर हूं, लेकिन मैं बहुत रैशनल आदमी हूं, मुझे पसंद नहीं आता है जब गाना शुरू करते हैं, अननेसेसरी गाना गाते हैं। और दिक्कत क्या है ना कि लोग चिंतन करते नहीं, सोचते नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, सोचते नहीं, हम इसलिए पिछड़ रहे हैं। पीएसएलवी का भी लॉन्चिंग फेल हुआ, आपने देखा? ये दूसरी बार ये फेल्योर है, इतने लॉन्च करने के बाद भी ये गलती हो रही है हमसे। आप बताओ, दुनिया के जितने लीडिंग स्पेस कंट्रीज हैं, एक लॉन्चिंग, एक पर्टिकुलर टाइप का रॉकेट जो उन्होंने दशकों से बना करके रखा है, ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं भाई? इसरो अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके गलतियों पर बहस नहीं होगी राष्ट्रव्यापी? बहस नहीं होगी तो कोई फुल प्रूफ होता है क्या? चंद्रयान 2 फेल हुआ, ठीक है, दुनिया जानती है कि भाई इतने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करना आसान काम नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के आम नागरिक तक हर कोई अपनी संस्था के साथ था, अपने इसरो के साथ था। लेकिन आप पीएसएलवी लॉन्चिंग फेल हो रही है अपने आप में और दोबारा फेल हो रहा है, ये चिंता की बात नहीं है क्या? इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? हमारा 2% से भी कम शेयर है दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में। बिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट में 2% हमारा शेयर। लोग हमसे लॉन्च करवाते थे सस्ते होने की वजह से। अगर हम वहां पे भी फेल करेंगे तो क्या इमेज रह जाएगी हमारी? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वही फिर से वही बात है कि भाई अच्छा नागरिक सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग करता है एनीवे, और आंसर में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। सब अच्छी अच्छी चीजें, अरे भाई उसको देखो क्या डालने लायक है, क्या नहीं डालने लायक। क्या पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में विरोध हमेशा ही होता है? इज देयर ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज? मैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से सवाल नहीं पूछूंगा, बट मुझे बताओ, जितने भी लोग हो, आप हैंड रेज कर सकते हो सिंपली। आपके परिवार में आपसे जो बड़े लोग हैं, बड़े मतलब जनरेशनल गैप है, जहां पे पीढ़ीगत अंतर है, ये आपसे छोटे जिनके साथ पीढ़ीगत अंतर है, क्या आपके बीच में विचारधारा को लेकर के, सोचने के तरीके को लेकर के कन्फ्लिक्ट रहता है? मैं झगड़ा मारपीट की बात नहीं कर रहा हूं, विचारधारा के स्तर पर, सोचने के स्तर पर। एक बार हैंड रेज करो। आप जैसे सोचते हो उनको लगता है बकवास, वो जैसे सोचते हैं आपको लगता है नए लौंडे या क्या पुराने ख्यालात। है ऐसी समस्या? तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? समझ का, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी का, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा, ठीक है? तो ये समस्या सभ्यता के स्तर पर, मूल्यों के स्तर पर भी है। वही मैं कह रहा हूं, क्या पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में हमेशा ही विरोध होता है? ऐसे कौन से मूल्य हैं जो पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों की कसौटी पर समान रूप से प्रासंगिक देखे जा सकते? सबसे पहले इंट्रो लिखना है, बहुत शॉर्ट इंट्रो, कि भाई मूल्यों के स्तर पर परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष अनिवार्य नहीं है संघर्ष, बट कंपल्सरीली नहीं है कि भाई हमेशा संघर्ष होता है। एट द लेवल ऑफ वैल्यूज, कंफ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज नॉट इनएविटेबल। जब संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब परंपराएं जड़ हो जाती हैं या आधुनिकता नैतिकता से कट जाती है। या दूसरा,
परंपरा अगर विवेकपूर्ण है तो आधुनिकता नैतिक है, तो दोनों मिलकर न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ समाज बना सकते हैं। If tradition is guided by reason and modernity is anchored in ethics, both together can contribute to building a just, inclusive and sustainable family and society. या बॉन्डिंग। तो आपको जो इस क्वेश्चन में अप्रोच दिखानी है कि सबसे पहले तो इंट्रो देना है। ये सवाल जो पूछ रहा है, इसकी जो डिमांड है, वो डिमांड ये पूछ रहा है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि यहाँ पे विरोध है, परंपरागत और आधुनिक मूल्यों में विरोध तो है, वो तो निश्चित तौर पे दोनों विरोधात्मक हैं, लेकिन फिर दिखाना है क्या हमेशा है, तो जवाब है हमेशा नहीं। फिर अगला जो डायमेंशन होगा, कहां कहां पे विरोध नहीं है, और जहां जहां विरोध नहीं है, पहले दिखा दिया आपने, हाँ भाई विरोध होता है, यहाँ पे विरोध होता है। जो आधुनिक वैल्यूज हैं बड़ी तेजी के साथ बदलती हैं, पारंपरिक मूल्य जो है वो सैकड़ों वर्षों में, दशकों में चेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ पेश नहीं बना पाते हैं, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं या प्रतीत होते हैं, विरोधाभासी होते हैं अगर विरोधी नहीं होते। फिर बताना है कि कहां कहां विरोध नहीं है, और यह साबित कर देना है कि भाई जरूरी नहीं विरोध हो, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी चल सकते हैं। कैसे? तो स्ट्रक्चर देख लो, इंट्रोडक्शन लिखा, फिर ये डायमेंशन, इसमें कुछ कंटेंट नहीं डाला है, आपके सोचने के लिए और लिखने के लिए छोड़ दिया है। पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में विरोध क्यों होता है, वही बताया कि जो मॉडर्निटी है, कोई भी आधुनिक चीज 5 साल 10 साल में बदली, नई जनरेशन ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। पुरातन लोग 30-40 साल, 50 साल, 60 साल, जैसे मेरी माँ है, आपके दादाजी होंगे या जो सीनियर मेंबर होंगे घर में, अब उनको अगर कहा जाए कि जोमेटो से खाना मंगाना है, कई बार तो लगता है बात तो सही कह रही है कि भाई हेल्थ को नुकसान करता है, लेकिन वो बाहर का जो आउटिंग है, उसका जो फूड कल्चर है या जो पार्टी कल्चर है, वो नहीं भाता है। बहुत सारे परिवार में प्रेम विवाह का कल्चर बिल्कुल नहीं भाता है, कास्टलेस मैरिजेज बिल्कुल नहीं भाते। ऐसा नहीं कि वो एगलिटेरियन सोसाइटी के विरोधी है या समानता के विरोधी है। कई बार अगर आप बुजुर्ग मेंबर से पूछेंगे, सीनियर मोस्ट मेंबर से घर में पूछेंगे, तो वो कहेंगे बिल्कुल समानता आनी चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में, ठीक है, मतलब लव मैरिज होना चाहिए, कास्टलेस मैरिज होनी चाहिए, लेकिन बगल वाले के, ठीक। बदलाव चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जब सब बदल जाए, जब पड़ोसी के पड़ोसी, सबके पड़ोसी के यहाँ शादी जो है वो हो जाए, लड़का बहू लाए, दामाद लाए, सब 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 सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं, जो भी आधुनिकता के पैमाने पे आपको लगता है ठीक है, फिर अपने घर में हो, अपने को टोकने वाला कोई नहीं। बदलाव चाहते हैं, लेकिन सबसे अंत में जो समझदार रैशनल लोग हैं, क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है, ठीक। तो विरोध इसलिए है क्योंकि पेस नहीं मैच होता है। अब सवाल उठता है, क्या पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में विरोध अनिवार्य है? जो लिखा है, इज देयर ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट, अंग्रेजी में भी लिखा है वही भाई, सब अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। अभी शुभम ने मुझे एक सलाह दी है, शुभम जी को जानते हो आप, कि आपको एथिक्स का अभी मॉरल थिंकर वगैरह पढ़ा है उन्होंने कहा ऐसे कंटेंट में दिक्कत होती तो ऐसे क्यों ना करो, इधर अंग्रेजी इधर हिंदी, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए डिजाइनर से बात करता हूं मैं, कैसे और अनुभव बढ़ा सकते, बेहतर कर सकते। क्या पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में विरोध अनिवार्य है? नहीं, स्टैंड लेना है यहाँ पे, अनिवार्य नहीं है। नो, कंफ्लिक्ट इज नॉट इनएविटेबल। कैसे नहीं है बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल बहुत रैशनल और मॉडर्न और कंटेम्परेरी होनी चाहिए, ठीक है भाई। फिर बताएंगे ऐसे मूल्य जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों कसौटियों पर समान रूप से प्रासंगिक, वैल्यूज दैट आर इक्वली रिलेवेंट ऑन बोथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न पैरामीटर्स। दोनों कैसे प्रासंगिक? पारंपरिक मूल्य कहता है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसी विना तस्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि भाई जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको सेवा की जरूरत है, उस हिसाब से आप उनका सेवा करो, शुश्रूषा करो, जरूरी है, आपका उससे तरक्की होगा। आधुनिक जीवन में जो माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं करोगे, पेनाल्टी है बहुत सारी कंट्रीज में, भारत में भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि आपने अपने माता पिता को त्याग दिया तो आपके खिलाफ दंड लगाया जा सकता है। कमजोर लोगों का परिवार में, समाज में ख्याल रखना है। आधुनिक जीवन में ह्यूमन राइट, माता पिता के, अभी तो ह्यूमन मानव अधिकार है ना, आपके माता पिता के पहले वो इंसान। बुखार आएगा तो ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे माता पिता को बुखार आया, बुखार आएगा तो सबसे पहले वो इंसान की पीड़ा होती है। इसलिए
अपने परिवार में किसी का भी अगर उसकी स्थिति देखनी है तो रिश्तों के चश्मे से नहीं, मानव परिप्रेक्ष्य में देखो, उस मानव को क्या पीड़ा हो सकती है। तो हो सकता है कि अभी तो नहीं होगा शायद, लेकिन परंपरा रही है कि सब खा लेते हैं, फिर माएँ खाना खाती है या बहू खाना खाती है, तो एनीमिया हो जाता है, तो उनको पर्याप्त सब्जी और फल नहीं बचते। ऐसा नहीं कम बनता है, बल्कि लोग 2-2 3-3 बार ले लेते हैं। हाँ, और चीज है, थोड़ा सा सब्जी, हाँ हाँ थोड़ा सा, दूसरे ने भी थोड़ा सा, तीसरे ने भी थोड़ा सा, फिर कढ़ाई में बचा नहीं। अच्छा, माया ऐसी होती नहीं है कि अपने लिए पहले निकालने अलग तो फिर पता चलता है कि अच्छा, जो खा रहा है वो भी सोचता है भाई बड़ा अच्छा बना है, थोड़ा और खा लेते हैं। तो बेहतर क्या है, साथ में बैठा दो, तो उतना ही खाओगे ताकि तुम उनके लिए बचा सको, है ना। ये सब बहुत प्रैक्टिकल बात है, लेकिन है ना। तो कुपोषण का शिकार हो जाती है महिलाएं। डिग्निटी वाली लाइफ, आर्टिकल 21, आधुनिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। आतिथ्य की मर्यादा अगर पारंपरिक मूल्य है तो आधुनिक मूल्य भी है। G20 का सम्मेलन होता है, कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, हम कोई कसर छोड़ते हैं क्या? अभी पैरालंपिक वो हुआ, पैरा वर्ल्ड हुआ दिल्ली में, जेएनएल में, तो हमने कितना शानदार आयोजन किया कि जो पैरा खिलाड़ी थे बाकी कंट्रीज के, 140 कंट्रीज से लोगों ने शायद पार्टिसिपेट किया, वो कह रहे थे कि भाई इतनी शानदार सुविधा तो यूरोप में भी नहीं। क्यों? क्योंकि आतिथ्य का जो मूल्य है तब भी था, आज भी, भारत के लिए तो काफी। जस्टिस ग्रंथों में लिखा है, यतो धर्मस ततो जया, सुप्रीम कोर्ट का सदवाक्य भी है, जहां धर्म है वहीं विजय। आधुनिक समय में अगर आपने पॉजिटिव इंटरफेरेंस नहीं किया, कमजोर वर्ग को प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसके खिलाफ जुर्म हुआ उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, महिलाएं हो या गरीब हो, कोई भी डिप्राइव्ड, अगर आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसके लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी, तो निश्चित तौर पर समाज में तकलीफ होगी, परिवार में तकलीफ होगी, राष्ट्रीय स्तर पर तकलीफ होगी। तो जो जस्टिस है वो मौलिक उतना ही था परंपरागत रूप से जितना आज आधुनिक रूप से। इसको ऐसे लिखना है, तो धर्मस ततो जया, ठीक है। वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री। ट्रेडिशनल भी था, रूल ऑफ लॉ मॉडर्न भी, ठीक है। लिखो, मैं पढ़ाई दूंगा तो फिर लिखोगे क्या? स्टार्ट करो लिखना। यू हैव 7 to 8 minutes, स्टार्ट राइटिंग। रुको, अच्छे से लिखो चिंतन करके। क्या हो रहा है ना कि अगर बताऊंगा नहीं अप्रोच तो फिर थोड़ा सा लगता है, फिर थोड़ा सोचना सीखो। अब 4 सेशन होने हैं एथिक्स में। पहले सेशन में मैंने आपको अप्रोच और कैसे लिखना है काफी हेल्प की, अगले 3 सेशन में मैं नहीं करूंगा इतना हेल्प, इसलिए लिख लो अभी। और जो लोग न्योता देने के बाद भी नहीं आते हैं उनके लिए कहना है कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सम्राट में 100 से ज्यादा लोग हैं, 110 लोग, 109 लोग, मुझे छोड़ दो तो 109 लोग। और आते कितने लोग हैं? 2 दिन पहले बताया, शेड्यूल जारी किया, उसके बाद भी नहीं आते हो तो या तो फिर उपयोगी नहीं है क्लास। उपयोगी नहीं है क्लास तो देयर इज प्रोविजन ऑफ रिफंड, संस्था देती। और अगर उपयोगी है तो आओ लिखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। लिख चुके ना? लिखा? अप्रोच बताया था। पहले बताओ कि पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में अंतर क्या है, विरोध क्या है। फिर बताओ कौन से मूल्य हैं। अच्छा, फिर ये बताओ कि भाई हाँ, छोटे से पैरा में कि विरोध तो है, लेकिन नेक्स्ट पैरा में बताओ कि हमेशा नहीं है। और अगर हमेशा नहीं तो वो कौन से मूल्य हैं जिनमें विरोध नहीं है बल्कि एक साथ चलते हैं, दोनों को स्वीकार्य होता है। और एक वे फॉरवर्ड बताओ। कंटेम्पररी एग्जाम्पल दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना। उसके बाद सबसे बताओ पहले कि पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में विरोध क्यों होता है। उसके पीछे कारण है कि भाई परंपराएं स्थिर नहीं होती बल्कि समय के साथ रिफाइन होती। जैसे सती प्रथा है, अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति की समस्या थी या कमी थी, पूरे सामाजिक स्तर पर वो लगभग सब में सहमति थी। जाति के आधार पर मोहल्ले बटे हुए थे,
लेकिन वो रिफाइन हुआ। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी सोसाइटी में कोई जाति के आधार पर किसी को फ्लैट देता है या नहीं देता। सिंगापुर का मॉडल इस मामले में उपयोगी हो सकता है कि अगर आप एक सोसाइटी में पर्टिकुलर, अभी 4-5 दिन पहले आर्टिकल आया था कि आप सोसाइटी में, अगर आप एक ही सोसाइटी में, एक ही बिल्डिंग में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को घर मैंडेटरी कर दें, तो हो सकता है कि, और ये इतना कारगर तरीका है, मैं क्या बोलूं आपको, कि एक बार एक परिचित थे और उनके फैमिली में कुछ एक पर्टिकुलर टैबू पर बात हो रही थी जातिगत, कि भाई इस जाति के लोग ऐसे, इस जाति के लोग ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा, जिस जाति के बारे में आप धारणा बना रहे हैं, उस जाति के कितने लोगों को आप जानते हैं? आपके मोहल्ले में कितने लोग? बोला एक भी नहीं। मैंने बोला कितने लोगों से जीवन में मिले? बोला बचपन में देखा है, पढ़ा है। हमने कहा जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो फिर राय कितनी मुकम्मल हो सकती? तो इसके लिए बेहतर तरीका है कि एक ही सोसाइटी में, एक ही समुदाय में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहें, एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, उनके सेंसिटिविटीज को समझ पाएंगे, और हो सकता है फिर साथ में रहने की, साझेदारी भाव से रहने की आदत पड़ जाए। समस्या नहीं आएगी, समय लगेगा। ऐसे पारंपरिक मूल्य और आधुनिक मूल्य, अगर जैसे यहां पे लिखा है कि भाई आधुनिक जो विज्ञान है, मॉडर्निटी, वो सुपरस्टिशन का विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है, लेकिन करुणा का, मोरलिटी का, डिसिप्लिन का विरोध कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आधुनिक मूल्य या मॉडर्न वैल्यू पैट्रियार्की से टकराएगा, पैट्रियार्की से लड़ेगा, पितृसत्ता के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन पारंपरिक जो मूल्य है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उससे लड़ेगा क्या? भले कहेगा लोग इसको मानते नहीं, सिर्फ लिख दिया है, लेकिन कभी ये खारिज नहीं करेगा कि बकवास, खारिज नहीं करेगा, विरोधी नहीं है। भले उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इस पर सवाल उठ सकता है। तो सवाल तो फिर इस पर भी उठ सकता है कि इतना अच्छा संविधान, क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपना ली? जवाब है नहीं। तो किसी भी अच्छे आदर्श को ना अपना पाने की वजह से उसको खारिज कर दिया जाए क्या? ये ठीक है क्या? दहेज प्रथा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, मिसयूज होता है, जम के मिसयूज होता है, पर क्या उसको खारिज कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए? तो विकल्प यह है कि सही एग्जीक्यूशन हो। बात समझ रहे हो? वह मूल्य जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीके से रिलेवेंट, जैसे आपको बताया कि भाई माता पिता की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, तुम ऑफिस में जाओ डिप्टी कलेक्टर बन के या सिविल सर्विसेज यूपीएससी के थ्रू किसी पद पर जाओ, और पता चले कि ऑफिस में एक 55 साल का बुजुर्ग, नाम है मान लो उसका रमेश, नहीं 55 साल के व्यक्ति का नाम रमेश कम हो सकता है, कुछ और नाम हो सकता है, रामकिशोर हो सकता है मान लो, तो क्या तुम ऐसा बोलोगे रामकिशोर जरा इधर आना, या आप ऐसे बोलोगे रामकिशोर जी एक मिनट आइए? कैसे बात करोगे? तो एक तो डिग्निटी सबकी है, भले तुम कितने भी कारपोरेट कल्चर से आए हो, बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हो, बट भारतीय मूल्य क्या कहता है? बड़ों का सम्मान करना। क्योंकि एक दिन आप भी बुजुर्ग होने वाले हैं, आप जंजी हो जाएं, आप अल्ट्रा जंजी हो जाए, आप 21वीं सदी नहीं 22वीं सदी में पैदा हो, बूढ़ा आपको भी होना है। बूढ़े आपके दर्पण हैं, आपके भविष्य हैं। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, अपने भविष्य के साथ उससे समझ करके कि भाई मेरे भी ये दिन आने वाले हैं, तो फिर आप उसको रामकिशोर इधर आ नहीं बोलोगे, रामकिशोर जी ही बोलोगे। खुद की कल्पना कर लेना, तुम कितने भी बड़े पद से रिटायर हो जाओ, जहां भी जाओगे हर जगह तुमको कोई नहीं जानेगा तुम सेक्रेटरी से रिटायर हुए, रोड रेजिंग होगी तुमको भी उतनी ही मार पड़ेगी। बात समझ रहे हो? तो जो सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो भाव है, वो किसी भी मॉडर्न हो या पारंपरिक हो, हर जगह से रेस करे। ह्यूमन डिग्निटी, गुड समारिटन का कॉन्सेप्ट क्यों सुप्रीम कोर्ट को लाना पड़ा? परंपरागत मूल्य है करुणा, ह्यूमन डिग्निटी, मानव का हित, मानव की गरिमा आपके चिंता के केंद्र में होनी चाहिए। लेकिन सड़क पर कोई गिरा पड़ा है, और मैं आपको बताऊं कि इससे ज्यादा पीड़ा नहीं हो सकती कि अपने सोसाइटी का हमारे वॉचमैन था, मॉर्निंग में जा रहा था, बाइक से था, ट्रक की चपेट में आ गया। अगर वो मुझे ही फोन करता कम से कम, तो निश्चित तौर पर, या किसी को भी फोन करता, जो भी जागरूक व्यक्ति है मदद करता। एक तो काफी समय तक वहां पे वो पड़ा रहा, क्यों? क्योंकि जिस साथी वॉचमैन को उसने फोन किया, जब वो वहां पहुंचा आधे घंटे बाद,
तब वो अस्पताल लेके गया, वो भी सरकारी अस्पताल। जैसे हम लोगों को पता चला, भाग करके वहां पे गए, डॉक्टर से बात की, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन स्थिति वेंटिलेटर पे था, नहीं शिफ्ट कर सकते थे, मृत्यु हो गई एक दिन बाद। और वहां पे पुलिस वाले भी थे, लेकिन अस्पताल किसी ने ये नहीं सोचा गोल्डन आवर है, क्रश इंजरी है, तुरंत भेजना है। और पुलिस वालों को दोष नहीं देता हूं, संवेदनहीन समाज में व्यक्तिगत संवेदनहीनता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और दुर्घटना हुई, सोसाइटी के पास के गेट पे एक कार आई अचानक से, और उसने सोसाइटी का जो वॉल था, बाउंड्री वॉल था, उसको वहां पे क्रैश कर गई। उसपे 4 बच्चे थे, और ऐसे लग रहा था चारों धुत नशे में हाईवे क्रॉस करके इधर आ गए। पुलिस आई वहां पे, उस समय कुछ मिल नहीं रहा था, ओला बुक नहीं कर सकते थे, ऑटो वगैरह कुछ था नहीं। और पुलिस की गाड़ी में मैंने कहा इनको लेकर अस्पताल चलना है अपने को। पुलिस ने कहा हमारी गाड़ी में क्यों? मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारी गाड़ी में नहीं, उसकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी गाड़ी। उसको एक्चुअली में थोड़ा सा गुस्सा इतना है कि भाई क्या है। अंत में सवारी वाली आ रही थी ऑटो, और उसको उतारा और लेके गया, उसमें भिजवाया। संवेदनहीन हो चुका है समाज। लेकिन अगर यही करुणा का मूल्य जो बुद्ध ने किसी शावक को देख करके, घायल शावक को किसी देवदत्त की बाढ़ से जो करुणा का मूल्य दिखाया, जो करुणा का मूल्य हमारी परंपराओं में नहीं थे, कि इनोसेंट जानवरों का वध नहीं करना, इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना, अगर ये मूल्य हो तो सड़क पर किसी भी घायल व्यक्ति को देख करके आप अस्पताल पहुंचाओगे। आप ये नहीं, उसकी जीवन का मूल्य आपके लिए सर्वोपरि होगा, आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना। यूपीपीसीएस प्रीलिम जब आपका था 2024 वाला शायद, तो मुझे फोन आया दोपहर में या शाम को, एग्जाम जब आपका था, और उस लड़के ने, एक स्टूडेंट ने कहा कि उसका एग्जाम छूट गया। बहुत अच्छी तैयारी थी, मेंस भी उसने लिखा है, छूट गया क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था जब एग्जाम देने जा रहे थे, और उसको अस्पताल ले गया, एग्जाम नहीं दे पाया, खून से लथपथ था, देर पहुंचा, एंट्री बैन हो गई। मैंने कहा तुम्हें पछतावा हो रहा है? तुम्हारा भाई नहीं भी होता, कोई दूसरा भी होता, उसकी जान का मूल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल नहीं होना है, मैं जानता हूं आइडियल नहीं हो सकते, केस स्टडी भी इस तरह से आती है, लेकिन जब चुनना ही पड़े, जब चुनाव ही करना पड़े, किसी का जान बस जा रहा है और आपका एग्जाम छूट सकता है, जो एग्जाम दोबारा भी आप दे सकते हो। इंटरव्यू की बात थोड़ा सा फिर सोची जा सकती है, और उसमें भी आप अपील फाइल करें या फिर कोशिश करें समझाने। आप क्या चुनेंगे? आप में संवेदना और करुणा का स्तर कितना है, उस हिसाब से आप फैसला करेंगे। तो मैंने कहा एक तो तुम्हारा भाई था, ऊपर से घायल था, एक्सीडेंट हुआ है, तुमने जो किया उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, आत्मसंतोष होना चाहिए, प्राउड फील करो और ज्यादा पढ़ो। तो ये जो करुणा का मूल्य है वो गुड समरिटन के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है आधुनिक समाज में, मॉडर्न वैल्यू में। जब यूरोप कहता है कि हम मानव मूल्यों को ज्यादा बेहतर समझते, ह्यूमन राइट का डंडा बजाता रहता है जितना पहले था। ठीक है भाई, कंपैशन, एम्पैथी एंड सो ऑन। क्या 1000 साल पहले कंपैशन श्रेयस्कर था और आज त्याज्य है? आज कंपैशन का मूल्य कम हुआ है क्या? नहीं कम हुआ है, पहले से ज्यादा आवश्यक हो गया किसी भी तरीके से। भाई गजा में जो हो रहा था, इराक कह रहा हूं, इजराइल पे आतंकवादी हमला नहीं होना था, बिल्कुल नहीं होना था, लेकिन जो गजा में हुआ कि जो भी रिपोर्टेडली 60,000 70,000 लोग मारे गए, या जो भुखमरी से ग्रस्त थे जिनकी हालत खराब थी, उसके प्रति किसको करुणा नहीं आएगी? कोई कितना भी हेट करने वाला हो, घृणा करने वाला हो, करुणा आएगी। नहीं आ रही है तो चिंता का विषय, ठीक है। तो कंपैशन जो है, करुणा का जो मूल्य है, वो हमेशा सदाबहार है। इस मूल्य में कोई टकराव नहीं है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य का जो मूल्य है, ऐसा नहीं कि कांट आए तब आया, कांट आए तब नहीं आया। कर्तव्य का मूल भारतीय परंपरा में, दुनिया की परंपरा में हमेशा से अपना कर्तव्य करो। और इस कर्तव्य का मूल्य आज प्रोफेशनल एथिक्स में और ज्यादा हो गया है कि 4K का कैमरा लेके नहीं चलना है। सार्वजनिक पद पर आप बैठे हो तो अकाउंटेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो। आप सार्वजनिक पद पर काम करने के लिए बैठे, सार्वजनिक पद पर सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ अप्रेजल
और ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बैठे हैं यार। बात समझ रहे हैं? नहीं तो फिर कोई और जगह संभालेगा। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या योग्य 2-4 सिविल सेवक नहीं मिलेंगे आपको? और धीरे 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 जैसे जैसे डिजिटाइजेशन, सोशल मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब रील बनाना घटित समझा जाएगा। ये जो लाइक्स मैं देखता हूँ रील पे, हजारों लाखों लाइक होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को पर्सनल उनसे खुन्नस। 2 साल 10 साल बाद जब जनता को समझ में आएगा कि ये सेवक मालिक नहीं है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो सिविल सेवक हो, तब वो लाइक का बटन नहीं दबाएगा। उसको समझेगा, इतनी चेतना, इतना सिविक सेंस होगा कि वो सोचेगा कि ये ड्यूटी अपनी निभा रहा है या अपना पीआर कर रहा है। तो इस अंतर को समझने में भी समय लगेगा, क्योंकि सिविक सेंस नहीं है हमारे समाज में। तो ड्यूटी का जो मूल्य है, कर्तव्य का जो मूल्य है, प्रोफेशनल एथिक्स में आज जितना जरूरी है, पहले भी उतना था। प्रजा के हित में राजा का हित, प्रजा के दुख में राजा का दुख, यह अशोक के समय में भी था, आज भी। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, उसके मैंडेट के हिसाब से काम करना है। राजधर्म राम के समय में भी था, आज भी है। ठीक है, तो इन मूल्यों में कहां टकराव है? आधुनिक और परंपरागत मूल्य हमेशा विरोधी कहां होते? वो परंपरागत मूल्य, राजधर्म का परंपरागत जो मूल्य था, वो तो आज ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। टकराव तो बचा ही नहीं। पर्यावरण, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, प्रकृति हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर गांव से आते हो कि बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि नदी होती थी या कोई वाटर बॉडी होती थी, और बचपन में हम छोटे बच्चे थे और मान लो कि गए हैं और हमें मान लो वॉशरूम जाना है, सुसु लगी। उस समय अगर एक व्यक्ति तालाब किनारे जाकर के करना चाहता है तो साथी उसका रोक देता था, ऐसा नहीं करते, पानी पवित्र होता है, ऐसे नहीं करते, रोकता था, क्योंकि मूल्य था कि नदी को प्रदूषित नहीं करना, वाटर बॉडी को प्रदूषित नहीं करना। और ये मूल्य था, अभी भी होगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में हम भैंस चराते थे और तालाब के किनारे बहुत ऐसी स्थितियां देखते थे, और हमारे ही साथी जो दोस्त लोग थे वही ऐसा करते थे, एक दूसरे को रोकते थे, भाई ऐसे नहीं करने का, परिवार में सिखाया गया है। आज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज छोड़ दो, कंपनियां अपना अपशिष्ट, अपना सीवेज सीधे बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में उड़ेल रही। तो प्रकृति को साफ सुथरा रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, ये जो मूल्य है, पारंपरिक मूल्य ज्यादा बेहतर था, ज्यादा श्रेयस्कर था। आधुनिक मूल्य को सीखना चाहिए, आधुनिक लोगों को सीखना चाहिए उस मूल्य से। ठीक है, अभी हमारे एक टीम मेंबर का मैसेज आया कि सर आपकी क्लास होगी, 10 बजे मीटिंग मत रखिएगा, क्योंकि मैं 10 से 12 अपने माता पिता के पेरेंट्स के साथ होता, कुछ हो तो प्लीज बता दीजिए मुझे। जब अभी ब्रेक लिया था, मैसेज देखा, हमने कहा ओके, नो इशू, यू कैन कनेक्ट लेटर। क्यों? वही वो मूल्य बचा है ना उसमें कि अपने माता पिता को समय देगा। अब 2 घंटा ज्यादा हो गया, भले 2 घंटे बहुत समय हो जाता, मतलब इतना देर जरूरत नहीं, आधे घंटे बहुत है, लेकिन फिर भी ये मूल्य उसमें है ना। क्योंकि आज अगर आप उनके साथ नहीं बैठते हैं, उनके अकेलेपन को आप नहीं महसूस कर पाते हैं, जब आप बूढ़े होंगे, आप में मनोरंजन आपकी पीढ़ियां देख नहीं पाएंगी, आप दुनिया की करंट अफेयर से अनजान रहेंगे, आपको अमेरिका इजराइल के युद्ध, ईरान के खिलाफ युद्ध साजिश में भी कोई इंटरेस्ट बचेगा नहीं, इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाएंगी कि आपको स्वाद नहीं आएगा किसी भी खाने में। हो सकता है आप आर्थिक रूप से भी दिक्कत में, नहीं चाहूंगा लेकिन कौन परिस्थिति जानता है। उस समय आप कितना अकेलापन महसूस करेंगे। बुढ़ापा दुनिया का सबसे बड़ी त्रासदी है। बचपन में आप रोते हैं, पोटी भी कर देते हैं, तो भी ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया टाइप का कि भाई मतलब तुम हंसते हो तो फूल झरते हैं, ऐसे परिवार का माहौल होता है। कितने भी गरीब परिवार में पैदा हुए, तुम्हारे ठुमकने से, रोने से सब अच्छा ही लगता है। जवानी में तो लोग बाहें फैलाए बैठे रहते हैं। अगर आपने सामर्थ्य है, आपने पुरुषार्थ किया है, आपने संसाधन है, सौंदर्य का कैपिटलिज्म है। बुढ़ापे की समस्या यह है, आप संसाधन विहीन भी होते हैं और आप सबसे ज्यादा अकेलेपन में सबसे ज्यादा शिथिल होते हैं। घर का सबसे बाहरी इलाका, सबसे बाहरी कोना ही आपकी नियत बन जाती है। तो क्या उस करुणा को, उस पीड़ा को आप इमेजिन नहीं कर सकते? तो आज अपने बुजुर्गों के साथ आप समय नहीं बिता सकते।
ये कौन सा ऐसा मूल्य है जो आप ऐसा मूल्य तो है नहीं कि आपसे रिजेक्ट कर पाएंगे, इसको तो आप स्वीकार ही करेंगे अगर करना चाहेंगे, इतनी सेंसिटिविटी हो। एनवायरमेंट हो गया। ट्रुथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी, इसका हिंदी नहीं है क्या? है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, कि भाई सत्य और धर्म हरिश्चंद्र के समय में भी उतना इंपॉर्टेंट था। इंटीग्रिटी तब भी इंपॉर्टेंट थी कि हरिश्चंद्र अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए भी कर लेना चाहते हैं अपनी पत्नी से, जो साड़ी का एक कोना फाड़ करके हरिश्चंद्र को दे देती, और आवाज आती, हो गई सत्य धर्म की परीक्षा, आ जाती है आकाशवाणी। लेकिन आप सोचो जरा, हरिश्चंद्र क्या कर रहे थे? हरिश्चंद्र के ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो एक्सचेकर है, जो राज है, जिसने आपको अपॉइंट किया है, जो भी ओनर है, जो भी एम्प्लॉयर, वहां आपका कर्तव्य है लोगों से टैक्स लेना, तब उनको परमिशन देना। और अगर आप अपने बेटे के लिए, कि आपके परिवार में पैसे नहीं, आप उनको छूट दे देते हैं, एक तरफ तो आपकी पीड़ा है, मृत्यु का शोक है, पुत्र शोक हुआ आपको, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपका ड्यूटी है। अब ये मत कहना साड़ी का एक कोना, छोटा सा टैक्स वर्सेस लाइफ की वैल्यू, यही दूसरी बात भी तो हो सकती थी। अरबों खरबों का मामला भी हो सकता था, एक राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी सॉवरेनिटी को लीक करने का भी मामला हो सकता था। और ऐसा हुआ है, जब लोगों ने फैसले किए, शायद करियप्पा, अपने जो यम करियप्पा, जो अपने सेना अध्यक्ष थे, 65 की वार में, कब उनका बेटा कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा। और जब वहाँ के उस समय जो वो थे मिलिट्री रेजिम में, कौन था उस समय, कौन था वहाँ का तानाशाह, जब उसको पता चला तो करियप्पा साहब को उन्होंने फ़ोन किया डायरेक्ट, क्योंकि करियप्पा साहब सीनियर थे जब अविभाजित भारत में दोनों थे, कि आपका बेटा, और बड़ा सम्मान था उनका, कि आपके बेटे को हमारी सेना ने कैप्चर कर लिया, या कान थे, कैप्चर कर लिया है, हम उसे सकुशल छोड़ना चाहते हैं, बताइए कैसे और कहाँ छोड़ना है, और हम उसका ख्याल रख रहे हैं। तो इधर से उनका जवाब था कि नहीं, आप वही उसके साथ बर्ताव कीजिए जो बाकी भारत माँ के सपूतों के साथ आप कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब भी मेरे बेटे की तरह है, और जब बाकी सबकी रिहाई होगी बंदियों की, तभी आप कीजिएगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ये इंटीग्रिटी थी। तो हरिश्चंद्र ने वही किया जो इंटीग्रिटी को, प्रोफेशनल एथिक्स को शोभा देता था। नहीं तो फिर पता चलेगा कि अपने बेटे को या अपने परिवार के सदस्यों को अनुचित आप लाभ दिलवा रहे हैं, या उनका हानि रोकने के लिए, नुकसान रोकने के लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और आज के भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ट्रांसपेरेंट और एथिकल गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी एक कंक्लूजन। अच्छा, व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन? आदर्श स्थिति क्या हो? यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बजाय आदर्श सिचुएशन क्या हो? परंपराओं को प्रचलित नैतिकता से हटकर दोबारा विचार करना चाहिए, न कि सिर्फ अंधानुकरण करना चाहिए कि पुराने जमाने में जो चीज लिख दिया गया, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है नहीं, आंखों देखी। जैसे कबीर कहते हैं ना कि मैं आंखों देखी बात करता हूं, वैसे ही रेशनैलिटी की, तर्कशीलता की कसौटी पर कसिए, चिंतन कीजिए, और जो भी ठीक लगे उसको स्वीकार कर लीजिए, ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए। आधुनिक जो वैल्यूज हैं, संस्थाएं हैं मॉडर्न, उनको जरा सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उससे किसका हित हो रहा है, सिर्फ खुद का या समाज का। तो उनको वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेना है। अधिकार और कर्तव्य, राइट और ड्यूटी के बीच बहुत बैलेंस स्थापित करना है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 10 पीढ़ी पहले भी वो पीढ़ी कह रही थी कि जो आज की पीढ़ी है, क्योंकि हर पीढ़ी जो नई होती है वो अपने अधिकारों की बात करती है, क्योंकि नई पीढ़ी के पास संसाधन कम होते हैं, पुरानी पीढ़ी के पास ज्यादा होते हैं। तो नई पीढ़ी जो भी होगी, आज के 100 साल बाद भी जो भी नई पीढ़ी होगी, वो अपने अधिकारों की बात करेगी, पुरानी पीढ़ी उसके कर्तव्यों की याद दिलाएगी। तो नई पीढ़ी को, आधुनिक समाज को चाहिए कि अपने कर्तव्य और अपने अधिकार के बीच बैलेंस स्थापित करें। पुरानी पीढ़ी भी ऐसा कर सकती है। कंक्लूजन लिखी, पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच कोई अस्थायी संघर्ष नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, आराम से मामला चल सकता है। नैतिक परंपरा आधुनिकता को दिशा देती है। मतलब कहावत थी कि हर शादी में बुजुर्ग व्यक्ति को लेके जाने की परंपरा थी,
किसी भी यात्रा में बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाने की परंपरा थी। और उस कहावत में ये भी कहा गया कि एक बार एक जो नेता था, लीडर था, उसने घोषणा की कोई बुजुर्ग व्यक्ति अब नहीं जाएगा किसी यात्रा में। बट जो एक बच्चा था उसने कैसे ऐसे तैसे करके एक बुजुर्ग व्यक्ति को छुपा करके और यात्रा में शामिल कर लिया। फिर रास्ते में बड़ी मुसीबत आई, तो फिर अनुभव किसी के पास है नहीं, सबके पास जवानी का जोश है, विवेक है नहीं, अंत में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुसीबत से बचाया। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, बट ऐसा हुआ, ऐसा एक कहावत, एक कहानी किंवदंती। तो नैतिक परंपरा अगर अपने विवेक से मार्गदर्शन करे आधुनिकता का, तो कितना आदर्श स्थिति होगा। और आधुनिकता कुछ सच्ची परंपरा, कुछ अच्छी परंपरा को बनाए रखे। एक तो ये कंक्लूजन हो जाएगा। या दूसरा कंक्लूजन, जब परंपरा विवेक से और आधुनिकता नैतिकता से जुड़ती है, तब समाज मानवीय गरिमा, न्याय और सतत विकास की ओर अग्रसर होता है। देयर इज नो परमानेंट और इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज। कुछ कुछ अंडरलाइन करना सीखो आप। एथिकल ट्रेडिशंस प्रोवाइड डायरेक्शन टू मॉडर्निटी व्हाइल मॉडर्निटी कीप्स ट्रेडिशन रिलेवेंट। यहां तक कर लो। या दूसरा, when tradition is guided by reason and modernity is anchored in ethics, society progress toward human dignity, justice and sustainable development। क्योंकि सब सारा खेल उसी का है कि कैसे जीवन सुखी हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वाला जो मामला है। अब दो और सवाल मैंने सोचे थे, मुझे लग रहा है कि दो घंटे हो गए। वो दो सवाल जो और डाला है आपका, जो ग्रुप में डाला है ना कि 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उन 2 सवालों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, लिखिए, मॉडल आंसर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ये अपलोड आज नहीं होगा, देखेंगे कुछ चेंजेस करने हैं, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग। वैसे तो मैंने कर दिया है, मैंने ही इसको बनाया है तो दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कुछ होगा तो एक बार देख लेंगे, अपलोड करवा देंगे। ठीक है, और शेड्यूल के हिसाब से अगले एथिक्स के सेशन में मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो, बहुत सारी अच्छी चीजें आएंगी एक बार सिलेबस खत्म हो जाए। सिलेबस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हो। साइंस एंड टेक भी खत्म होने वाला है, जीएस उनका हिस्ट्री खत्म हो गया है, सोसाइटी शुरू करेंगे और अभी आईआर शुरू करेंगे। ठीक है, तो GS6 का मॉडल आंसर अंग्रेजी में ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका है, हिंदी वाला भी अपलोड हो गया होगा शायद। ठीक है भाई, ठीक है, विरेन कर देंगे। चलो भैया, टेक केयर, गुड नाइट। सर एक छोटा सा सवाल था। बोलिए। एक क्वेश्चन देख रहा था कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय ए पब्लिक ऑफिशियल इज करप्शन, डू यू एग्री विद दिस व्यू, एक्सप्लेन लॉजिकली। हाँ, तो इस सवाल में मेरा ये पूछना था, क्या दोनों पहलू को लिखना है कि ये एक करप्शन है और नहीं भी है एक तरह से, तो क्या दोनों पक्षों को लिखें या सिर्फ इसी स्टेटमेंट को और सर्टिफाई कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे, नहीं हाँ करप्शन है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। नॉन परफॉर्मेंस सवाल ये कह रहा है कि हाँ, समझ में आ गया कि जो नॉन परफॉर्मर है एक हिसाब से करप्शन कर रहा है, कंट्रीब्यूट ना करके। 2 वजहों से ऐसा होता है, एक तो वो करता नहीं या करना नहीं चाहता, और दूसरा इनकैपेसिटी, इनकैपेबल है। ठीक है, इनकैपेबल है तो भी संस्था के लिए अच्छी चीज तो है नहीं, कोई काम नहीं करेगा, संस्था आगे नहीं बढ़ेगी। और करना नहीं चाहता तो फिर तो एक हिसाब से मोरल करप्शन हुआ ही हुआ। ठीक है, एक फाइल है, उसको आप क्लियर करने के बदले पैसा मांग रहे हैं, ये करप्शन है। लेकिन आप डर के मारे या भय के मारे किसी भी वजह से रख के बैठ जा रहे हैं फाइलिंग ऑफ फाइल्स, वो भी करप्शन है, मोरल करप्शन। तो आपको स्टैंड लेना है, आप जस्टिफाई नहीं करना है कि ऐसा इस परिस्थिति से उस परिस्थिति, नो नॉनसेंस। नॉन परफॉर्मेंस के लिए या अंडर परफॉर्मर के लिए बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के, परिस्थिति के, मान लो कोई कोर्ट में केस चल रहा है, सबजुडिस्ड मैटर है, तब तो 10-15 साल भी फाइल लटकी रहती है, क्लियर नहीं होती। मामला ऐसा, आपको कोई कंडीशन नहीं दिया है, सीधा सवाल है, और सवाल का इंटेंट यही है कि भाई जो फाइल को रोक के रखते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं, वो भी एक हिसाब से करप्शन कर रहे हैं, उस संस्था को डिग्रेड कर रहे हैं, डिटेरियोरेट कर रहे हैं। स्टैंड लीजिए, यस दिस इज अ काइंड ऑफ करप्शन। स्टैंड लीजिए और जस्ट लिखिए कि जो 56J कंडक्ट रूल का जो मैंडेटरी रिटायरमेंट मिड टर्म रिव्यू है, वो ऐसे ही नॉन परफॉर्मर को निकालने के लिए प्रोविजन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है तमाम प्रकार के चैलेंजेस आ जाएं, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, तो जैसे बाकी करप्शन, तो सर यहाँ पे इंटेंट और सर्कमस्टेंशियल कोई ऐसी कंस्ट्रेंट आ जाए? नहीं, वो उस पे जस्टिफाइड नहीं है। सवाल का इंटेंट वो नहीं, सवाल का इंटेंट, सवाल क्या पूछना चाह रहा है उस पर ध्यान दो। सवाल वो पूछना ही नहीं चाह रहा है, भले वो कारण हो सकता है कि भाई कोई हायर अथॉरिटी क्लियरेंस ही नहीं दे रहा है, क्या करेगा वो, कोई मामला कोर्ट में है, क्या करेगा वो, कोई क्लियर रूलिंग नहीं, क्या करेगा वो, लेकिन वो इंटेंट ही नहीं है भाई। सवाल का इंटेंट वो नहीं, सवाल का इंटेंट उन जैसे लोगों को टारगेट करना है जो लोग अकर्मण्य, काम नहीं करते, या जो लोग किसी वजह से
डर की वजह से, प्रलोभन की वजह से क्लियर नहीं करते। उदाहरण के तौर पर जब 2G स्पेक्ट्रम हो गया, एनवायरमेंट वाले कुछ इशूज हो गए, कॉमनवेल्थ का इशू हो गया, तो भारत में एक पॉलिसी पैरालिसिस आ गई। सरकारें नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ रेडिकल रिफॉर्म करें। बाबू लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसे ब्लाइंड अप्रूवल दे दें। और हायर अथॉरिटी में जितनी ज़्यादा आप ऊपर जाते जाते हैं, आप देखते हैं कि वो सेक्शन ऑफिसर पहले साइन करेगा, फिर अंडर सेक्रेटरी साइन करेगा, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी अच्छा ओके अप्रूव करेगा, या फिर सेक्रेटरी अप्रूव करेगा, और 50 बार उसको रिवीजन करते हैं। क्यों? कोई अपना हाथ नहीं फंसाना चाहता। यानी फैसले लेने का जो साहस वो बचता ही नहीं उनमें कि हम फंस न जाए। पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। एक भी एक प्रकार का करप्शन है भाई, क्योंकि इससे क्या होता है, डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ठीक है ना? और कोई सवाल है कि आज के सेशन को लेकर के? एनीवन? कोई सजेशन, सुझाव, सलाह? सर जहां पे सवाल ने ये कह दिया कि डू यू एग्री, तो उसमें हमें एक स्टैंड मतलब लेना पड़ेगा, है ना? डू लेना यू ही पड़ेगा एग्री विद दिस भाई, लेना ही स्टेटमेंट? पड़ेगा। और अगर बहुत नाजुक स्थिति है कि 100% स्टैंड नहीं ले सकते, तो आप बैलेंस करो। हाँ, मैं सहमत हूं, लेकिन ये वाला पक्ष भी, दिस एस्पेक्ट में आल्सो भी या वर्दी टू एक्सप्लेन, वर्दी टू मेंशन, ऐसा। 100% अगर आप एग्री नहीं है तो आप लिखिए नीचे। लेकिन अगर आप एग्री करते हैं तो पहले एग्री वाला पॉइंट ही लिखिए, या फिर शॉर्ट में आप बता दीजिए, जैसे इसमें था, क्या हमेशा विरोधाभासी ही होते हैं पारंपरिक और मॉडर्न वैल्यूज? तो पहले लिखना है विरोधाभास क्या है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, और कहाँ कहाँ है, लेकिन हमेशा नहीं है। फिर जस्टिफाई करना है, क्योंकि हमेशा विरोधाभासी नहीं होते हैं बल्कि साम्य में होते हैं। ये क्वेश्चन की मूल डिमांड है। तो उस पर 80% जाएगा, 15-20% आप दूसरा पक्ष लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि सिविल सर्वेंट की एक योग्यता, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी तो है। आप गोल गोल हर चीज को नहीं घुमा सकते, स्टैंड लीजिए। ठीक है? और क्या है ना, हर चीज जो ये टीचर्स, आपके मेंटर्स या इवन टॉपर्स जो सिखाते हैं ना, कई बार जरा खुद से सोचो, हर चीज पुराने ढर्रे से नहीं चलती। वो आदमी कई बार ज्यादा पसंद किया जाता है जो रेडिकल, कई बार कुछ चीजों में स्टेप लेना पड़ता है, पक्ष लेना पड़ता है तो लेता है। जैसे मैंने हमेशा से वो इंटरव्यू हो या मेंस हो, जब बात पेमेंट की आई, जब बात वेलफेयर की आई, मैंने जम के उसको साइड लिया है, पक्ष लिया है, ज्यादा लाग लपेट नहीं किया, मतलब सीधे स्टैंड लेने का। उस पर स्टैंड अगर लोगे तो कम से कम मूर्खतापूर्ण स्टैंड नहीं लेना है कि हाँ सब कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके पीछे आर्गुमेंट दो, अच्छे एग्जाम्पल दो, और अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे आर्गुमेंट से अगर आपने सब्सटेंशिएट किया किसी भी स्टैंड को, टेनेबल होता है, फिर एग्जामिनर उसको स्वीकार कर लेता है। आपने किस तरह से कहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सवाल का इंटेंट ही यही है कि आप इसको स्टैंड लो, आप इसको जस्टिफाई करो, तो आप कीजिए। अननेसेसरी क्यों उसका एंटीथेसिस, विरोधी वाली चीजें लिखनी? और लिखना भी है तो उतना ही लिखो जितना प्रोपोर्शन में लिखना है। कुछ कई सारे सवाल, अभी जो एथिक्स का आपने सवाल देखा होगा, उसमें अग्नि परीक्षा वाले में है, बहुत सारी जगहों पर मैंने लिखा है, आप क्या सोचते हैं, क्या आप सहमत हैं, आपको क्या लगता है, अपने निजी जीवन से ये वाला उदाहरण। एथिक्स के क्वेश्चन जितने भी बना रहा हूँ, एक चीज का ध्यान रख रहा हूँ कि पोथी पढ़ के रट के आप कुछ भी न कर पाए वहां पे। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस वाला क्वेश्चन दिया सर आपने, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का क्वेश्चन दिया था सर आपने। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस पे भी दिया था क्या? सर ये जैसे वाले में लिखा था सर आपने, लाइफ एग्जांपल दीजिए। एक और जैसे वैल्यूज के बीच में होता है, जैसे आप एक क्वेश्चन दिए थे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, उसमें से कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें क्या मतलब बताना है कि दोनों से में से कौन वो इम्पोर्टेंट है, कि दोनों का वो मतलब लेके चलना है बीच में मिडिल पाथ? ये वाला था शायद। अपने स्वयं के जीवन उदाहरण को बताते हुए बताइए कि इससे निपटने का प्रभावी तरीका क्या है, खुद की लाइफ का। हाँ, आपने कहा कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपने पूछा ना सवाल अभी। हाँ सर। अब देखो भैया, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में कहावत है कि भाई एक के बिना दूसरा लंगड़ा है और पहला अंधा, ऐसा। हालांकि ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, बट कहावत है। बिल्कुल भी डिफरेंटली एबल लोगों की डिग्निटी का सम्मान कीजिए, ऐसे बचिए इनको लिखने से, लेकिन कहावत है ही, स्थापित सत्य है, तो कई बार सब्सटेंशिएट करने के लिए लिखना पड़ता है। वेरी सॉरी टू डिफरेंटली एबल पर्सन। बट एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अगर चुनाव किया जाए तो मेरे पर्सनली हिसाब से एटीट्यूड ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाता है। कई बार होता है आप में एप्टीट्यूड नहीं है, वो टीचिंग का ही ले लो, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पेडागोगी नहीं है, पढ़ाने की बहुत अच्छी कला नहीं है, उसने जीवन में बहुत हासिल भी नहीं किया है, बहुत अच्छा उसका अनुभव भी नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है, बहुत रिसर्च करता है, दिन रात पढ़ता रहता है।
वो ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हितकारी होता है, बजाय किसी को मान लो कुछ थोड़ा सा एप्टीट्यूड है अच्छी टीचिंग का, और जो ज्ञान है उसको एक बार उसने पढ़ लिया जीवन भर वहीं बकर करता रहता है, वो नहीं, वही कविता, वही दुआ, वही कोट, वही थिंकर, वही सब चिपता है, नॉट, इसलिए फिर वो लॉन्ग टर्म में सफल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर दूसरा आप ले लो, कोई थोड़ा सा टैलेंटेड है, जल्दी पिक करता है, IQ अच्छी है, जल्दी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, पढ़ा ध्यान रहता है, लेकिन वो मेहनत नहीं करता, दिन भर नगोरी चाय वाले के यहाँ माल फूकता रहता है, चाय पीता रहता है। एक दूसरा है थोड़ा सा, दिल्ली वालों को मैंने अपने हाथों से चाय पिलाया था इस बार, नगोरी वाला चाय पसंद नहीं आया तो उसकी क्वालिटी गिर गई लगता है, ठीक है, अदरक नहीं डालता यार वो, अब बिना अदरक की चाय कैसी होती, ठीक है। तो भाई फिर क्या है वो, हाँ, एक दूसरा बंदा है, बहुत तेज पिक नहीं करता है, बहुत ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी नहीं है, IQ थोड़ा सा कम है, पर वो जानता है इस बात को कि ये उसकी असमर्थता है, ये उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है, उसको पता है कि जो चीज़ सामने वाला एक बार पढ़ेगा मुझे 3 बार पढ़ना पड़ता है, तो वो फिर लिखता है, छोटे नोट्स बनाता है, मेमोराइज करता है, प्रैक्टिस करता है, हार्ड वर्क करता है, और टैलेंट पिछड़ जाएगा अगर हार्ड वर्क अपना काम करता रहेगा तो ठीक है। इसलिए एप्टीट्यूड यहाँ पे एटीट्यूड ज़्यादा सफल साबित हुआ, ज़्यादा प्रभावी साबित हुआ। बहुत सारे लोग, अभी दूर मत जाओ, दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, कोई कुलीन नहीं है, कोई एरिस्टोक्रेट से नहीं आते हैं, कोई अनुभव नहीं होता है पुराना, लेकिन काम करने की इच्छा होती है, करते हैं, अच्छा काम करते हैं। एटीट्यूड अंत में ज़्यादा भारी साबित होता है, लेकिन अगर एप्टीट्यूड भी है तो सफलता निर्णायक हो जाती है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है। ऐसे लोग लेकिन कम होते हैं, राइट एटीट्यूड लेकिन जरूरी एप्टीट्यूड के साथ, ऐसे लोग होमी जहांगीर भाभा, एप्टीट्यूड भाई, काबिलियत तो जग जाहिर थी, कितने काबिल आदमी थे, एटीट्यूड भी था कि इंडिया को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाना है, इंडिया की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, परमाणु बम की तरफ काम कर रहे थे, रॉकेट बॉयज आप देखिए अगर और बेहतर समझना है तो होमी जहांगीर भाभा के पास एप्टीट्यूड भी था, एटीट्यूड भी था, इंटेंट भी था, कैपेबिलिटी भी थी। देश को ऐसे लोग चाहिए, देश को वो लोग नहीं चाहिए जिनकी इच्छा है कि भाई, वो एक लाइन है कि दानी बटुए की क्षमता, रखती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। पतंगा कितना भी उत्साही हो जाए, कितना भी एंथुजियास्टिक हो जाए, सूरज के पास नहीं पहुंच पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसके लिए आदित्य L1 लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक। एनीवे, चले सर एक चीज पूछ रही थी, कंफ्यूजन था सर, जैसे हमने आपका कंटेंट पढ़ा तो अब जैसे ये क्वेश्चन आए सर, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे नए, तो सोच ही आए नहीं रही, कैसे मतलब शुरुआत करें, कैसे करें, कुछ नए क्वेश्चन आ जाते कंटेंट से पढ़ने के अलावा। एथिक्स में कंटेंट से ज्यादा हेल्प मिलता नहीं, कुछ सीधे सीधे सवाल, इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़ करके, एग्जाम्पल वैलिडेशन को छोड़ करके कंटेंट से बहुत इफेक्टिव हेल्प नहीं मिलेगा। एथिक्स में कंटेंट पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद साइड कर दीजिए, सोचिए, एसेसन इसीलिए सोचिए कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन कुछ कुछ टॉपिक के, जैसे एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, 2-3 इंट्रो रट लीजिए, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस 2-3 इंट्रो रट लीजिए, लेकिन फिर उसकी विषय की समझ भी तो जरूरी है ना। एथिक्स सिर्फ रटने से नहीं आएगा, एग्जाम्पल आप रट सकते हैं, इंट्रो रट सकते हैं, लेकिन सवाल जैसे मैंने पूछा, वो क्वेश्चन कोई बता सकता है पढ़ करके, जो अग्नि परीक्षा में दिया कि जो भ्रष्टाचार है वो लोभ के स्तर पर भी निर्भर करती है, कोई पढ़ के सुनाएगा? वीरेंद्र पढ़ के सुनाओगे वो सवाल? अब इसमें कौन सी किताब से आप रट के लिख दोगे? क्रिटिकल थिंकिंग करनी ही पड़ेगी, आप नहीं लिख पाओगे। तो एथिक्स के लिए जरूरी है कि एक स्तर के बाद सोचना सीखिए आप, और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, चिंतन। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि 20 सवाल 3 घंटे में लिखना है, प्रैक्टिस 3-4 सवाल से शुरुआत कीजिए, आराम से 15 मिनट समय लीजिए, खूब सोचिए, खूब अच्छे से लिखिए, ठीक है, फिर एनालाइज कीजिए। तो हमेशा पर्सनल लाइफ की एग्जांपल क्यों डाल रहे हैं? कुछ पर्सनल लाइफ, एक मैंने कहा 3 स्तर पे एग्जांपल होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल पे, एक गवर्नेंस के लेवल पे। एक ही एग्जांपल आपको इंडिविजुअल लेवल पे डालना है, और वो भी इंडिविजुअल लेवल पे ये थोड़ी डालना है कि भैंस चराने में गया था, बल्कि ये डालना है कि आज भी, अब मैंने कहा ना कि भैंस चराने गया था तो वहां पे लोग नदी किनारे, आप तो आप जो है उसको ऐसे कहो कि भारत में नदीत्मा की परंपरा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याः का मूल्य है, ऐसे लिखो। जरूरी थोड़ी मैं भैंस चराने गया था इसको लिखना, वो नहीं लिखना है, ठीक है। चलो हो गया, शुभ रात्रि, टेक केयर।